हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रभा ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि यहाँ एक तरीके से मैराथन क्लास के तौर पे होने वाली है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है मैं एक प्रश्न के पीछे चार प्रश्न बताने की कोशिश करती हूँ, है ना। यानी कि एक प्रश्न के पीछे आपको 4 प्रश्नों के आंसर मिल जाते हैं। यानी कि यह लगभग 400 से 500 प्रश्नों का सेट होने वाला है। यानी कि कंटिन्यू 2 घंटे तक क्लास चलने वाली है। आपको क्या करना है, पेन पेपर लेकर के बैठना है, पानी पी लीजिए, बीच में उठ करके बिल्कुल भी नहीं जाना है ना। यहाँ वीडियो जो है वहाँ सीजे व्यापम और पीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है ना। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रश्न, जिसमें हिस्ट्री वगैरह भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ जीके इंक्लूड रहेगा कहना चाहिए। सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखेंगे हम लोग, हिंदी के प्रश्न देखेंगे और इंग्लिश के प्रश्न। यानी कि टोटल हम 400 से 500 प्रश्न देखने वाले हैं। कंप्लीट पैकेज के रूप में होने वाले हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, साथ ही अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट किए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा नाम है प्रभा देवांगन। इस चैनल पे हम लोग सारे क्लासेस की फ्री में तैयारी करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए आप पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ की किस दिशा में झारखंड की सीमा लगती है? तो छत्तीसगढ़ की किस दिशा में झारखंड की सीमा लगती है आपको बताना है। सबसे पहले तो मुझे यह बताइए कि छत्तीसगढ़ की सीमा जो है वह कितने राज्यों से होकर के लगती है। यहाँ पूछ दिया तो आप क्या आंसर लेंगे? इसका आंसर हो जाएगा 7 राज्यों से। कितने राज्यों से? 7 राज्यों से होकर छत्तीसगढ़ की सीमा जो है लगती है। कैसे? देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैं छत्तीसगढ़ का मैप बनाती हूँ, है ना। आप लोग हंसना मत, मुझे डायग्राम बनाना अच्छे से नहीं आता है। ठीक है, ये मान लो है छत्तीसगढ़ का मैप। क्लियर है? तो यहाँ पे है उत्तर। उत्तर में कौन सी सीमा लगती है? उत्तर में है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर में है उत्तर प्रदेश। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में है आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन कौन से राज्य लगता है उसका नाम बता रही हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यापम में कई से कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो उत्तर में है उत्तर प्रदेश, दक्षिण में है आंध्र प्रदेश, पूर्व में है उड़ीसा। ठीक है, पूर्व में क्या है? उड़ीसा है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। मैंने एमएच लिख दिया। और यहाँ पे यानी कि उत्तर पश्चिम में क्या चीज़ है? एमपी है। ठीक है, कौन सा है? एमपी। और उत्तर और पूर्व में क्या है? उत्तर पूर्व में यहाँ पे कहीं पे है झारखंड। ठीक है, JH लिख दिया मैंने झारखंड को। और क्या बचा? और एक यहाँ पर यानी कि दक्षिण पश्चिम में कौन सा देश है, कौन सा राज्य है? सॉरी, तेलंगाना है। क्लियर है? कितने राज्य हो गए हमारे? देखो मैं गिनाती हूँ आपको। 1 राज्य, 2 राज्य, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 7 राज्यों से होकर के छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। ठीक है, एकदम याद रखना। उत्तर में है उत्तर प्रदेश, दक्षिण में है आंध्र प्रदेश, पूर्व में है उड़ीसा, पश्चिम में है महाराष्ट्र। और उत्तर पूर्व में कौन सी है? झारखंड है। पश्चिम में कौन सी है? एमपी है। और दक्षिण पश्चिम में कौन सी है? तेलंगाना है। यह प्रश्न कई बार पूछा है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों से होकर के लगती है करके। आपको ये राज्य का नाम भी याद रखना है ना। कई बार कूट वाले प्रश्न में यहाँ पूछ देता है कि कौन कौन से राज्य नहीं है इनमें से, ऐसा करके। तो हमको आप बताना है किस राज्य में किस दिशा में झारखंड है पूछा है। तो यह किस दिशा में झारखंड? देखो यहाँ पे है, ये है उत्तर दिशा, ये उत्तर दिशा है, ये वाला था पूर्व दिशा। तो उत्तर पूर्व में क्या है? झारखंड है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्व विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए या नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है? देखो अगला प्रश्न है, इस राज्य का सबसे प्रसिद्ध वन्य जीव उद्यान कौन सा है? अभ्यारण्य है ना, यह उद्यान नहीं है। जो राज्य का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है। यानी कि आपको पूछ रहा है ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ में जहाँ पे क्या है? बाघ पाया जाता है और वह छत्तीसगढ़ का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है। बारनवापारा है क्या? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, या इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरावती राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? इंदिरावती राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाया जाता है?
बाघ पाया जाता है, एकमात्र ऐसा है जहाँ पे बाघ पाया जाता है। ठीक है, अब अभयारण्य की बात निकली है तो सबसे बड़ा अभयारण्य और सबसे छोटा अभयारण्य भी जान लो। तो देखो, सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य है, सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तमोर पिंगला। कौन सा है? तमोर पिंगला अभयारण्य है। ठीक है, तमोर पिंगला। और सबसे छोटा पूछ दिया तो सबसे छोटा कौन सा लेंगे आप? बादलखोल को लेंगे। बादलखोल अभयारण्य जो है वह सबसे छोटा अभयारण्य है। तमोर पिंगला जो है सबसे बड़ा है। और तमोर पिंगला कहाँ पाया जाता है? तमोर पिंगला जो है वहाँ सूरजपुर में है। कहाँ पे है? सूरजपुर में है तमोर पिंगला। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है CSEB वाले एग्जाम में। ठीक है, अगर आपने दिलाया हो तो याद करना। इसका क्षेत्रफल कितना है? 608 किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 608 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है कौन सा? सूरजपुर में तमोर पिंगला अभयारण्य, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य है। क्लियर है? सबसे छोटा कौन सा है पूछ दिया तो सबसे छोटा है बादलखोल, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 105 किलोमीटर। सबसे छोटा कौन सा है? बादलखोल, जिसका क्षेत्रफल है 105 किलोमीटर। और यह कहाँ पे है? यह है जशपुर में। ठीक है, कहाँ पे है? जशपुर जिले में स्थित है। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। एकमात्र बाघ वाला कौन सा था? इंदिरावती राष्ट्रीय उद्यान था। और सबसे बड़ा हमने देख लिया, सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तमोर पिंगला अभयारण्य, जो कि कहाँ पे है? सूरजपुर में है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 608 किलोमीटर। और सबसे छोटा पूछ दिया तो क्या लेंगे? बादलखोल अभयारण्य को लेंगे, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 105 किलोमीटर। और ये कहाँ पे है? जशपुर जिले में स्थित है। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, सारे के सारे पॉइंट्स को याद रखना है आपको। क्लियर है? देखो, जीके के प्रश्न आ गए हैं ना, यह इंडियन जीके का प्रश्न है। मैंने मिक्सअप किया है ना फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को थोड़ा मिक्सअप टाइप का किया है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको छत्तीसगढ़ी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा या सिर्फ जीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। जीके प्लस छत्तीसगढ़ी को मैंने एक साथ रखा है पहले, उसके बाद आएगा हिंदी इंग्लिश का। ठीक है, इससे क्या होता है? आपको इंटरेस्ट बना रहता है। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग को बताना आप लोग को कैसा टाइप का पढ़ना पसंद है। तो मुझे क्या लगता है कि जब मिक्सअप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो बोरियस फीलिंग नहीं होती। वरना एक ही सब्जेक्ट को घंटों पढ़े जा रहे हैं तो पता नहीं क्यों बोरियस सी फीलिंग होने लग जाती है ना। आप लोग क्या किया कीजिए, मिक्सअप क्वेश्चन हमेशा से सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए। इससे क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन हमने हिंदी के पढ़ लिए, कुछ क्वेश्चन अंग्रेजी के पढ़ लिए, तो अच्छा भी लगता है, पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहता है। ठीक है, तो देखो इस प्रश्न का आंसर हम लोग देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी है? अब आप बोलोगे यह तो बहुत इजी प्रश्न हो गया करके, है ना। कितनी है? 23 वर्ष है, 21 वर्ष है, 35 वर्ष है या 25 वर्ष है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 35 वर्ष। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 35 वर्ष विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन आप प्रभा मैम की क्लास में आए हैं, आपको क्या करना है? एक क्वेश्चन के पीछे 4 आंसर और याद करने हैं, है ना। तो देखो, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? यह क्वेश्चन पूछता है ना बार बार। तो राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है अनुच्छेद 52 में। कौन से है? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। ठीक है, और राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए नियम व शर्तें जो दी गई हैं, कितना वर्ष होना चाहिए, कौन कौन सी शर्तें हैं, यह कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? चुनाव के लिए उल्लेख है अनुच्छेद 54 में। कौन से? अनुच्छेद 54 में है, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए शर्तें दी गई है। ठीक है, और राष्ट्रपति को अगर हटाना है, मान लो उनके कार्य से हम संतुष्ट नहीं हैं, तो कैसे हटाएंगे उनको? महाभियोग की प्रक्रिया से। कैसे हटाएंगे? महाभियोग की प्रक्रिया से। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग से पूछता है, व्यापम कई बार रिपीट किया है कि राष्ट्रपति के पद से हटाने के लिए, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है? तो कौन सी प्रक्रिया का? महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। क्लियर हो गया? तो महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है? ये उल्लेख है अनुच्छेद 61 में। किसमें उल्लेख है? अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। चुनाव लड़ने के लिए कितने वर्ष चाहिए? मिनिमम आपको चाहिए 35 वर्ष। इसके पद का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 52 में। चुनाव लड़ने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? शर्तें जो दी गई हैं वह 54 में है। और राष्ट्रपति को अगर हटाना है, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया लगाना है, तो इसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 61 में। ये वाला एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में उल्लेख है। क्लियर हो गया? देखो अगला प्रश्न,
छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों का प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाली थी? नो जी। रतनपुर थी? नहीं। सिरपुर थी क्या? ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो माण थी। ठीक है, कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन थी? तो माण थी। ठीक है, और तो माण को राजधानी किसने बनाया था? कलिंग राज ने। कलिंग राज ने। ठीक है, तो मान को राजधानी बनाने वाले शासक कौन थे? कलिंग राज थे। और यही कलचुरियों के प्रथम शासक कौन थे पूछ दिया, तो क्या आंसर लेना है? कलिंग राज को। कलचुरियों के प्रथम शासक कौन थे? कलिंग राज थे, जिसने क्या किया था? तो मान को अपनी राजधानी बनाया था। क्लियर हो गया? कलचुरियों की दूसरी राजधानी कौन सी थी पूछ दिया। दूसरी राजधानी कलचुरियों की कौन थी? तो रतनपुर थी। ठीक है, कलचुरियों की दूसरी राजधानी कौन थी? रतनपुर थी, जिसको किसने बनाया था सॉरी, रत्नदेव ने। रत्नदेव ने। ठीक है, रत्नदेव ने रतनपुर को कलचुरियों की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया। क्लियर हो गया? और पहली कौन सी थी? पहली बार ज़्यादा पूछता है, कलिंग राज ने बनवाया था तुम्बाड़ में। क्लियर हो गया? चलिए फिर अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा व्यक्ति छत्तीसगढ़ के लोकमंत्र नाचा को लोकप्रियता प्रदान करने में पुरोगामी था? मतलब कि नाचा को सबसे अधिक लोकप्रिय किसने बनाया, ये पूछ रहा है। महासी चंद्राकर ने? नहीं, ये वाला आंसर नहीं होगा। रामचंद्र देशमुख ने? आंसर नहीं होगा यहाँ भी। झाड़ू राम देवांगन भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दुलार सिंह मंदराजी। क्या हो जाएगा? दुलार सिंह मंदराजी विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कि नाचा से संबंधित कौन है, यह प्रश्न भी पूछ सकता है। तो नाचा से संबंधित कौन है? दुलार सिंह मंदराजी। ठीक है, यह प्रश्न आता है। झाड़ू राम देवांगन किससे संबंधित है? पंडवानी से। ठीक है, झाड़ू राम देवांगन जी है वह पंडवानी से संबंधित रखते हैं। ठीक है, मैंने डिटेल में आपको वीडियो करवाया था छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य वाला। ठीक है, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड्स तो जरूर से देखना। व्यापम हो या पीएससी हो, उसमें सारे के सारे प्रश्न उसी में से मतलब 3 से 4 प्रश्न तो आते ही आते हैं। ठीक है, आपको वीडियो एकदम ध्यान से देखना है, क्योंकि पंडवानी वाला हो गया, नाचा वाला हो गया, लोकगीत गायन हो गए, इसमें से प्रश्न एकदम बनते ही बनते हैं ना। तो वीडियो को जरूर से देखना है, एकदम डिटेल में मैंने बारीकी से क्वेश्चंस को समझाया है, एकदम ट्रिक के साथ रटवाया है। ठीक है, तो देखो छत्तीसगढ़ राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, इसको ध्यान न देना आप लोग। तो इसका परसेंट कितना है? 40 है क्या? 40.27 है, 43.93 है, 38.67 है, 30.27 है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में वनों का परसेंट है 43.93। कितना है? 43.93 को क्या बोलते हैं? 93%। ठीक है, 43.93%। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वन आच्छादित परसेंट कितना है? 43.93%। ठीक है, अगर यह प्रश्न आ गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज़्यादा वन किस जिले में है करके, तो क्या आंसर लेंगे? बस्तर में। कहाँ क्या आंसर लेंगे? बस्तर में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगर पूछ दिया कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है पूछ दिया, तो क्या आंसर लेंगे? एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? देखो पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर में क्या है? दूसरे नंबर में है झारखंड। ठीक है, झारखंड में दूसरे नंबर पे वन पाए जाते हैं। तीसरे नंबर में आता है छत्तीसगढ़ का स्थान। ठीक है, तीसरे नंबर में छत्तीसगढ़ का स्थान आता है जहाँ पे क्या है? सबसे ज़्यादा वन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वन भारत का पूछ दिया तो एमपी आंसर लेना है आपको। देखो अगला प्रश्न है, कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित नहीं होता? ये क्या है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये निर्वाचन की एक पद्धति है ना। इसके द्वारा निर्वाचन किसका नहीं होता यह बताना है। तो देखो स्पीकर का होता है क्या? उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य का, या राज्य विधान परिषद के सदस्यों का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किनका निर्वाचन होता है? राज्य विधान परिषद के सदस्यों का होता है, बिल्कुल होता है। राज्यसभा के सदस्यों का होता है, बिल्कुल करेक्ट है। उपराष्ट्रपति का भी होता है, लेकिन स्पीकर का चुनाव जो है, स्पीकर का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा नहीं होता। किनका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी स्पीकर का चुनाव इस मत पद्धति से नहीं होता। क्लियर है? देखो अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध संगीत शिरोमणि राजा चक्रधर सिंह निम्न में से किस संगीत वाद्य को बजाने में पारंगत थे? यानी कि प्रसिद्ध कौन? राजा चक्रधर शिरोमणि, ठीक है। या किस वाद्य से संबंधित है आपको बताना है। तबला से है, सितार से है, सरोद से है या सारंगी से है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तबला, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तबला। यानी कि राजा चक्रधर जो थे वहां किससे संबंध रखते थे? तबला से संबंध रखते थे, ठीक है। चक्रधर समारोह जो है, चक्रधर समारोह आपने सुना होगा, यह कब से चला आ रहा है? तो यह चला आ रहा है 1985 से, ठीक है। कब से चला आ रहा है? 1985 से। कितने दिनों का होता है पूछ दिया तो 10 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 10 दिनों तक चलता है यह प्रोग्राम, ठीक है। चक्रधर समारोह जिसको बोलते हैं। और कब से चालू होता है? गणेश उत्सव से चालू होता है, जो कि अनंत चतुर्दशी तक चलता है, ठीक है। कब से चालू होता है? गणेश के समय से चालू होता है, जो कि अनंत चतुर्दशी तक चलता है, ठीक है। वर्तमान में यह कहाँ आयोजित होता है? वर्तमान में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में, है ना। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में आयोजित क्या होता है? राजा चक्रधर सिंह समारोह, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पूछ भी चुका है, कहाँ आयोजित होता है करके, तो कहाँ भी आप याद रखेंगे? रायगढ़ में, ठीक है। और क्या कब से याद होता है? यह 1985 से कितने दिनों चलता है? 10 दिनों तक चलने वाला प्रोग्राम है। क्लियर है? किससे संबंध रखते हैं? यहाँ तबला से। अगस्त 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह अधिक उग्र था? आपको बताना है। तो जंगल सत्याग्रह आपने पढ़ा ही होगा। सबसे पहले आप तो यहाँ जान लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का कब हुआ था या पूछ दिया तो कब हुआ था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और असहयोग आंदोलन पूछ दिया तो यहाँ कब हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, ठीक है। ये वाला कूट में पूछता है ना, इसलिए बता रही हूँ आपको। और भारत छोड़ो कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, है ना। सविनय अवज्ञा हुआ था 1930 में, असहयोग हुआ था 1920 में, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। अब क्वेश्चन क्या बोला है? 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसके दौरान किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह अधिक उग्र था? आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोड़ी गांव तो नहीं होगा, तमोरा भी नहीं होगा, गट्टा सिल्ली भी नहीं होगा, रुद्री नवागांव, ठीक है। क्या हो जाएगा? रुद्री नवागांव में 1930 के आसपास जो सत्याग्रह थे वह अधिक उग्र थे, ठीक है। जंगल सत्याग्रह कहाँ का फेमस है? 1922 के आसपास, है ना। यानी कि असहयोग आंदोलन के जब पूछा दिया, यहाँ पे सविनय अवज्ञा का पूछा है हमको। सविनय अवज्ञा के दौरान कौन सी जगह पे उग्र था बोल दिया तो रुद्री नवागांव आंसर लेना है। और असहयोग आंदोलन का पूछ दिया, असहयोग आंदोलन के दौरान किस जगह का जंगल सत्याग्रह अधिक उग्र था यह पूछ दिया तो क्या आंसर लेना है? तब लेना है आपको सिहावा नगरी। क्या आंसर लेना है? सिहावा नगरी यानी कि धमतरी, ठीक है। सविनय में लेंगे रुद्र नवागांव, असहयोग में लेंगे सिहावा नगरी यानी कि धमतरी में, ठीक है। क्यों हुआ था? क्योंकि यह 1922 में हुआ था, इसलिए इसको असहयोग के दौरान आंसर लेंगे। क्लियर है? एक प्रश्न और पूछता है फ्रेंड, जो कि व्यापा में पूछ चुका है। किस जंगल सत्याग्रह में, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, किस जंगल सत्याग्रह में दयावती ने ब्रिटिश अधिकारी को तमाचा मारा था? किस जंगल सत्याग्रह में दयावती ने ब्रिटिश अधिकारी को तमाचा मारा था? ठीक है, क्या मारा था? तमाचा, गाल में ही तमाचा मार दी थी। यह किस जंगल सत्याग्रह में हुआ था? यह हुआ था तमोरा। क्या आंसर लेंगे आप? तमोरा जंगल सत्याग्रह में दयावती ने ब्रिटिश अधिकारी को तमाचा मार दिया था। एकदम ऐसा लग रहा है कि यहाँ क्वेश्चन क्यों बता रही है करके, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि महिला पर्यवेक्षक का क्वेश्चन उठा करके देखना, ये वाला प्रश्न पूछा था। ठीक है, मैं खुद पढ़ के नहीं गई थी उस समय, इसलिए मैंने भी आंसर नहीं लगा पाया था, लेकिन आप लोग को बता रही ताकि आप लोग यह गलती ना करें। ठीक है, तो किस जंगल सत्याग्रह की बात है? यह तमोरा जंगल सत्याग्रह की बात है, जब दयावती ने अंग्रेज अधिकारी को क्या मारा था? तमाचा मार दिया था। क्लियर है? देखो अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की साक्षरता, है ना, पूरा प्रिंट नहीं हो पाया ये, साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता % कितनी है आपको बताना है।
तो 2011 की जनगणना के अनुसार बोल रहा है ना, तो 71 है कि 49 है कि 54 है कि 70 है। देखो इसका ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बाकी इसका आंसर क्या होना चाहिए, 70.28%। ठीक है, कितना होना चाहिए, 70.28, यानी कि अगर लगभग लगभग देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, जिसमें पुरुष कितने साक्षर है, पुरुष जो है वह 64% साक्षर है। ठीक है, पुरुष साक्षरता अगर पूछ दिया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80% लगभग लगभग पुरुष साक्षर है। और महिलाएं कितना परसेंट साक्षर है, महिलाएं जो है वह 59.29। ठीक है, क्या हो जाएगा, लगभग लगभग 59% महिलाएं जो है वह साक्षर है, पुरुष जो है वह 80%, महिलाएं जो है वह 59%, और दोनों का मिलाकर के पूछ दिया तो लगभग लगभग 70% जो है वह साक्षर है। ठीक है, 2011 की गणना के अनुसार है यह, है ना। यहाँ पे ऑप्शन में 70.97 दे दिया है, एक बार गूगल करके देखना आप लोग क्या आंसर दिखाता है तो। ठीक है, बाकी बुक में यही दिया था इसलिए आपको बता रही हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य के किस पर्यटन केंद्र की तुलना खजुराहो से की जाती है। अब इस प्रकार के प्रश्न मैंने कई बार आपको क्लास में करवाए हैं, है ना। तो किस पर्यटन केंद्र की तुलना खजुराहो से करते हैं, जांजगीर की करते हैं क्या, कि खरोद की करते हैं, भोरम देव की, शिवनारायण की। तो शिवनारायण भी आंसर नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भोरम देव को क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। क्लियर है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो क्या होता है, भोरम देव को कहते हैं। ठीक है, भोरम देव कहाँ पे स्थित है, कवर्धा में, कवर्धा जिले में भोरम देव स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था, 11वीं शताब्दी में। कब हुआ था, 11वीं शताब्दी में कवर्धा के भोरम देव का निर्माण हुआ था। ठीक है, 11वीं भी याद रखना, ये 11वीं वाला भी पूछ चुका है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ फ्रेंड, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से लिए रहती हूँ, है ना, मतलब उसमें से लिए रहती हूँ, उसमें से क्या करती हूँ और क्वेश्चंस आगे बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है व्यापम क्या करता है, अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है ना। इसलिए मैं क्या करती हूँ, पुराने पेपर से आइडिया लेती हूँ कि हाँ किस प्रकार के प्रश्न पूछता है करके, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बताने का प्रयास कर सकती हूँ। ठीक है, देखो अब टॉपिक निकला है तो 2-4 प्रश्न और देख लो। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसको कहते हैं, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग करना चाहे तो। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहते हैं लाफागढ़ को, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसको कहते हैं, लाफागढ़ को, जो कि कोरबा में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसको कहते हैं, छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं चैतुरगढ़ को, चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं ना। और छत्तीसगढ़ का शिमला किसको कहते हैं, शिमला कहते हैं मैनपाट को, शिमला किसको कहते हैं, मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। ठीक है, साल वनों का द्वीप किसको कहते हैं, साल वनों का द्वीप कहते हैं बस्तर को। ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, हमने देख लिया था। और खजुराहो किसको कहते हैं, ये तो हमने देख लिया, भोरम देव को। ठीक है, तो मंदिरों की नगरी किसको कहते हैं, छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी किसको कहते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसको कहते हैं। सारे के सारे प्रश्न फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो में आपको करवाया था, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी एक बार देख लेना। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक उपनाम, इस नाम से मैंने वीडियो बनाया था, है ना। इसमें से प्रश्न पीएससी तो बहुत पूछता है, व्यापम भी आजकल पूछना चालू कर दिया है। ठीक है, तो सारे के सारे वीडियो जो है वो आपके काम के लिए बनाए हैं मैंने, तो सारे वीडियो जरूर से वॉच किया कीजिए ताकि आपको सारे प्रश्न का आंसर मिल सके, है ना। देखो छत्तीसगढ़ राज्य में मराठा प्रशासन की सूबा व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम सूबादार कौन था, तो प्रथम सूबादार कौन था यहाँ पूछ रहा है। इसको इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बना करके पूछ दिया, तो केशव गोविंद है कि विट्ठल राव दिनकर है, महिपत राव है कि बेकाजी गोपाल है। तो सबसे प्रथम सूबादार कौन था, सबसे प्रथम सूबादार था महिपत राव, सबसे प्रथम सूबादार कौन था, महिपत राव था। और सबसे अंतिम पूछ दिया तो क्या लेंगे, सबसे अंतिम था यादवराव दिवाकर। क्या हो जाएगा, यादवराव दिवाकर जो थे वहाँ सबसे अंतिम थे। ठीक है, दिवाकर, तो दोनों को आपको याद रखना है, अंतिम वाला भी और पहला वाला भी। क्लियर है। देखो अगला प्रश्न है, सन 1857-58 के विद्रोह के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में सिपाही उपद्रव लिख दिया यहाँ पे, का नेता कौन था। ठीक है, सिपाही विद्रोह का नेता कौन था यहाँ है, तो शिवराज सिंह थे, नारायण सिंह थे, कल्याण सिंह थे या हनुमान सिंह थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
1857 की क्रांति के सिपाही विद्रोह के नेता, ठीक है, ये वाला याद रखना। सिपाही विद्रोह के नेता किनको कहते हैं? हनुमान सिंह को। किनको कहते हैं? हनुमान सिंह जी को कहते हैं। और छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे कहे जाने वाले कौन हैं? छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे भी किनको कहते हैं? हनुमान सिंह को कहते थे, ठीक है, उग्रवादी थे काफ़ी। और छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे किनको कहते हैं? हनुमान सिंह जी को ही कहते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद किनको कहते हैं? वीर नारायण सिंह को, ठीक है, वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहते हैं। और छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किनको कहते हैं? हनुमान सिंह को, ठीक है। और सिपाही विद्रोह के नेता भी किनको कहते हैं? हनुमान सिंह को कहते हैं, ठीक, क्लियर हो गए। देखो अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रसिद्ध कुटुमसर गुफा किन शैलों से निर्मित है? आपको बताना है। तो कुटुमसर गुफा कहाँ पे है? बस्तर में है। कहाँ पे है? बस्तर क्षेत्र में स्थित है ना। बलुआ पत्थर से निर्मित है यह, कि चूना पत्थर से है, ग्रेनाइट से है, कि संगमरमर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनका निर्माण हुआ है चूना पत्थरों से, ठीक है। अगर आप लोग विजिट किए होंगे तो देखना वहाँ पर क्या रहते हैं, चूना पत्थरों से, जो गुफा के अंदर है ना, वहाँ पे कुछ कुछ शैल चित्र बने हुए हैं, ठीक है। शैल चित्र, कई प्रकार की आकृतियाँ बनी हुई हैं, वह किससे बनी हुई है? चूना पत्थर से बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे कानी मछली, कौन सी मछली? एक सेकंड, है ना, कानी, ठीक है, इनकी आंख नहीं दिखती, कानी मछली पाई जाती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र स्थान जहाँ पे कानी मछली पाई जाती है वह कौन सा है? कुटुमसर की गुफा में पाई जाती है। अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा, छोटी छोटी सी मछलियाँ रहती हैं। मैं तो पिछले साल ही गई थी, मैंने आप लोगों को बताया, तो मैंने देखा था वहाँ पे, ठीक है। और यह कहाँ पे स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और इसी को सबसे क्या बोलते हैं? इसी को सबसे, भारत की सबसे गहरी गुफा के रूप में स्थान दिया गया है, ठीक है। भारत की सबसे गहरी गुफा पूछ दिया तो किसको आप आंसर लेंगे? इसका आंसर आप लेंगे कुटुमसर गुफा को, ठीक है। यहीं पे क्या पाई जाती है? यहीं पे कानी मछली पाई जाती है। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कहाँ पे स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, बस्तर जिले में स्थित है। सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। और कौन से पत्थर से निर्मित है पूछ दिया तो चूना पत्थर से निर्माण हुआ है। क्लियर हो गए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं फिर। एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान यानी कि फर्स्ट बायोस्फीयर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बस्तर में है, रायगढ़ में है, सरगुजा में है, कि रायपुर में है? तो कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायपुर में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रायपुर में, सॉरी बस्तर में, ठीक है, सॉरी बस्तर में स्थित है प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है। देखो अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य की गोंड जनजाति में निम्न में से कौन सा विवाह प्रचलित है? आपको बताना है जिसमें वर द्वारा वधु का अपहरण किया जाता है, ठीक है। वर अपहरण करता है, मतलब लड़का जो है वह, दूल्हा जो है वह अपहरण करता है किसका? वधु का, यानी कि दुल्हन का। तो इस विवाह को क्या कहते हैं? देखो यह एक प्रकार की प्रथा भी है ना। आप लोग कोई आदिवासी मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो बताना, एक प्रकार की यह प्रथा भी है जिसमें लड़का क्या करता है? लड़कियों का अपहरण करता है और उनसे शादी करता है ना। तो इस विवाह को क्या कहते हैं? गोंड जनजाति में, ठीक है। आपको यहाँ भी पूछ सकता है कि किसमें प्रचलित है करके, तो गोंड जनजातियों में यह प्रथा प्रचलित होती है। और इस विवाह को क्या कहते हैं? इस विवाह को कहते हैं पाय सोतुर। क्या कहते हैं? पाय सोतुर इस विवाह का नाम है। क्लियर है। और देखो लमसेना विवाह एक होता है, लमसेना विवाह, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, पूछता है। जनजाति से फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने वीडियो भी बना रखा था जिसमें जनजाति वाले सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। कौन से सबसे शिक्षित जनजाति है, कौन से सबसे आर्थिक रूप से संपन्न है, किस विवाह को क्या कहते हैं, सारा डिटेल में इस वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है। तो जाने से पहले, परीक्षा में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर से देखना, क्योंकि जनजाति से क्वेश्चंस पूछता है व्यापम, ठीक है। तो देखो हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे लमसेना विवाह के बारे में, है ना। तो लमसेना विवाह में क्या होता है? लमसेना विवाह में वधु मूल्य चुकाया जाता है, ठीक है। यानी कि
कोई लड़का है, मैं अपनी अपनी आम भाषा में बता रही हूँ, है ना। कोई अगर आदिवासी देख रहा होगा तो बुरा मत मानना, ऐसा होता है क्या मुझे यहाँ भी कमेंट करके बता देना, ठीक है। मैं अपनी भाषा में बता रही हूँ। जैसे किसी लड़की को अगर हमको विवाह करना है, ठीक है, लड़के को लड़की से विवाह करना है, तो क्या करते हैं, लड़की का मूल्य चुकाते हैं, यानी कि वधु मूल्य चुका करके लड़का जब विवाह करता है उसको क्या कहते हैं, लमसेना विवाह कहते हैं, ठीक है, यानी कि वधु मूल्य इसी को बोलते हैं। और जब एक होता है जब वर का मूल्य चुका करके, वर मूल्य चुका करके जब विवाह करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, पारिंग धन विवाह कहते हैं। क्या बोलते हैं, पारिंग धन विवाह। जब वधु वर का मूल्य चुकाते हैं, यानी कि जब लड़के का मूल्य चुकाते हैं, दूल्हे का मूल्य चुका करके जब शादी होता है उसको कहते हैं पारिंग धन विवाह। और जब वधु मूल्य चुका करके विवाह होता है उसको लमसेना विवाह कहते हैं, ठीक है। और एक होता है गुरावट विवाह। तो गुरावट विवाह तो आपके गांव वगैरह में चलता ही होगा, जैसे हमारे दुर्ग में पहले चलता था ऐसा, अभी तो बहुत कम हो गया है। जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ, देखो, जैसे कि मान लो है कोई लड़की है, लड़की मैंने जी लिख दिया, लड़की का भाई है, भाई को मैंने बी लिख दिया, ब्रदर, ठीक है। अब लड़की का कोई पति भी है, मान लो पति को मैंने पति लिख दिया। अब देखो पति की बहन, ठीक है, पति की बहन। अब ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ है, गर्ल और पति है ना, हस्बैंड वाइफ हो गए। तो लड़की का भाई और पति की बहन, ठीक है, यानी कि लड़की की जो ननंद है वह क्या हो जाती है, उसके भाई से शादी कर लेती है, मानी कि जो ननंद है वह भाभी बन जाती है। क्लियर हुआ ना। इसकी बहन और लड़की की भाई और लड़के का बहन, ठीक है, दोनों क्या कर लेते हैं, आपस में शादी कर लेते हैं, यानी कि जो साला होता है ना वह क्या बन जाता है, उसका बहनोई बन जाता है, और जो ननंद है वह क्या बन जाती है, भाभी बन जाती है। क्लियर हुआ। इसी को क्या बोलते हैं, गुरावट विवाह कहते हैं, ठीक है। पहले बहुत चलता था, अब थोड़ा सा कम हो गया है इस प्रकार का, है ना। तो यह प्रश्न पूछता है इसलिए मैंने बताया आपको, ठीक है। देखो अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के किस पुरातात्विक स्थल से प्रसिद्ध देवरानी जेठानी मंदिरों के अवशेष बरामद हुए हैं। तो देवरानी जेठानी वाला फ्रेंड्स पूछा था व्यापम में महिला पर्यवेक्षक 2024 में, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि सबसे प्राचीन मंदिर कौन है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर कौन है, ऐसा करके पूछा था। तो सबसे प्राचीन मंदिर कौन है, देवरानी जेठानी है, ये वाला है ना। क्वेश्चन ये पूछा था सबसे प्राचीन मंदिर कौन है, तो देवरानी जेठानी मंदिर जो है सबसे प्राचीन है। और कहाँ पे है, कहाँ पे है, इसका आंसर हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो महेशपुर में तो नहीं है, डीपाडी में भी नहीं है, मल्हार में भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ताला गांव में है। कहाँ पे है, बिलासपुर के ताला गांव में देवरानी जेठानी का मंदिर स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिरों में से गिनती होता है। क्लियर है। महिला पर्यवेक्षक 2024 में आया हुआ था, है ना। भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है, तो यह भी अच्छा क्वेश्चन है। तो पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति नहीं दिलाते हैं, प्रधानमंत्री भी नहीं दिलाते हैं, स्पीकर भी नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। क्लियर हो गया। और देखो राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किसमें है, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है अनुच्छेद 55 में। किसमें है, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। और गोपनीयता का शपथ यानी कि शपथ दिलाने का उल्लेख किसमें है, राष्ट्रपति को शपथ जो है अनुच्छेद 60 के तहत दिलाते हैं। किसमें, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। और शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और हमने क्या देखा था, महाभियोग वाला मैंने बता दिया था आपको। महाभियोग वाला कितने में आता है, अनुच्छेद 61 में, है ना। ये महाभियोग वाला इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, या किसमें उल्लेख है, अनुच्छेद 61 में, है ना। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है, तो किसका अनुमोदन आवश्यक है, देखो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का, ठीक है, नए राज्य बनाना है, सारी चीज़ों के लिए किसकी अनुमोदन आवश्यक होता है, 2/3 बहुमत से राज्यसभा का, संघ लोक सेवा आयोग का, बहुमत से लोकसभा का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 2/3 बहुमत से राज्यसभा का। किसका अनुमोदन आवश्यक है, राज्यसभा का, वो भी कितने परसेंट से,
2/3 बहुमत से, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता है, गणपूर्ति या कोरम किसको कहते हैं करके, ठीक है। गणपूर्ति या कोरम किसको कहते हैं करके, तो 1/10 सदस्य जब उपस्थित होते हैं ना, तभी जो है बैठक स्टार्ट हो सकती है। बैठक कब स्टार्ट होती है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा का हो, जब भी कुल सदस्यों का 1/10 जो है सदस्य उपस्थित रहेंगे, तभी जो है बैठक चालू होती है। उसमें इंपॉर्टेंट जो फैसले लेने होते हैं वह ले सकते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। क्या बोल रही हूँ, गणपूर्ति, ठीक है, गणपूर्ति या कोरम, ठीक है। तो यह प्रश्न पूछता है कि गणपूर्ति या कोरम किसको कहते हैं करके, है ना। क्या अपन पूछ चुका है, तो 1/10 हमने देख लिया। और यहाँ अनुमोदन के लिए कितना % चाहिए, 2/3 राज्यसभा का बहुमत, ठीक है। राज्य विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर की बात हो रही है, के बारे में क्या सही है आपको बताना है। तो वह स्पीकर द्वारा नामांकित किया जाता है, क्या, बिल्कुल गलत। वह राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होता है, तो क्या यह सही है, नहीं। वह राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नामांकित किया जाता है, क्या यह सही है, नहीं। क्या आंसर हो जाएगा, वह राज्यपाल द्वारा नामांकित होता है, कौन, प्रोटेम स्पीकर की बात हो रही है, ठीक है। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रोटेम स्पीकर होते हैं, और वह क्या होते हैं, राज्यपाल द्वारा नामांकित होते हैं, ठीक है, माने कि नॉमिनेट होते हैं। राज्यपाल किसको नॉमिनेट कर सकता है, प्रोटेम स्पीकर, यानी कि जो अस्थायी अध्यक्ष है उनको नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। छत्तीसगढ़ में किस जनजाति में सरहुल लोक नृत्य प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर से जनजाति वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बार बार बोला है कि जनजाति वाला वीडियो और तीज त्योहारों वाला, है ना, तीज त्यौहार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जनजाति वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो वीडियो को जरूर से चेकआउट करना ताकि आपको एक भी मार्क्स ना मिस हो सके, ठीक है। तीज त्यौहार तो ऐसा है फ्रेंड्स, आप लोग डेली लाइफ में मनाते ही रहते हैं। अभी कोई और तीज आ रहा है, कोई और त्यौहार है, इस प्रकार का आते रहते हैं ना, तो इसके जो आंसर्स लगाने जो होते हैं बहुत ही ईजी पढ़ते हैं, ठीक है। ईजी वे में इसलिए पढ़ते हैं, जैसे कि अभी हमको तीजा आया था, है ना, तो तीजा कब मनाते हैं, तो अब है वह तृतीया को मनाते हैं। इस प्रकार का हमको आंसर पता चल सकता है। पुत्रा पुत्री का त्यौहार कब मनाते हैं, तो पुत्रा पुत्री का त्यौहार जो है अक्षय तृतीया को मनाते हैं। तो इस प्रकार से तीज त्यौहार वाला टॉपिक ऐसा है जिसमें से हमको क्या कर सकते हैं, डेली लाइफ में जो हम देख रहे हैं इससे हमको क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, आंसर लगाने में इजी पड़ता है, ठीक है। और अगर आपको फोकट में मार्क्स मिल रहा है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना। तो तीज त्यौहार वाला वीडियो और जनजाति वाला वीडियो, दोनों वीडियो जरूर से एक बार चेकआउट करना, जिससे आपको अच्छे अच्छे नंबर मिले, ठीक है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक किया है कि नहीं, सिर्फ देख ही रहे हो, लाइक नहीं किया हो तो तुरंत की तुरंत लाइक करो। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, कोई नए बच्चे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्लियर है। चलो प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर क्या था, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उरांव, ठीक है। सरहुल लोक नृत्य किसका है, उरांव जनजाति का। यही सबसे क्या है, सबसे शिक्षित जनजाति में गिनती होता है, ठीक है। सबसे शिक्षित जनजाति कौन है, उरांव जनजाति। और आर्थिक रूप से संपन्न बोले तो कौन सी है, आर्थिक रूप से संपन्न बोले तो हल्बा, हल्बा जनजाति जो है वह आर्थिक रूप से संपन्न जनजाति है। और सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली, गोदना गुदवाने वाली कौन है, बैगा, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न जो है व्यापा में पूछा हुआ है, सारे के सारे प्रश्न को मैंने ट्रिक्स से आपको याद करवाया है उस वाले वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को एक बार जरूर से देखना, आपको अच्छा लगेगा, हेल्प मिलेंगी। छत्तीसगढ़ में सौर सुजला योजना का शुभारंभ किसने किया था, तो सौर सुजला योजना का शुभारंभ किसने किया था, बलराम दास टंडन ने नहीं किया था, श्री प्रणब मुखर्जी ने भी नहीं किया था, गौरी शंकर अग्रवाल ने भी नहीं किया था, श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। किसने किया था, सौर सुजला योजना का शुभारंभ किसने किया था, श्री नरेंद्र मोदी ने। यह वर्तमान के क्या है, वर्तमान के प्रधानमंत्री है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला अपनी 6 खदानों से टीन का उत्पादन करता है, तो 6 खदानों से टीन का उत्पादन कौन करता है, बिलासपुर तो नहीं करता है, बीजापुर भी नहीं करता, बालोद भी नहीं करता, कौन करता है, दंतेवाड़ा, ठीक है। 6 खदानों से बोला है, देखो आपको इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे ज्यादा टीन का उत्पादन कौन करता है पूछ दिया, तो सबसे ज्यादा टीन का उत्पादन कौन करता है, यही दंतेवाड़ा जिला। क्लियर है। और न्यायधानी किसको बोलते हैं, ये मैंने भी बता रखा है, न्यायधानी बिलासपुर को बोलते हैं, ठीक है।
ज्ञानधानी किसको बोलते हैं? ज्ञानधानी आपके भिलाई को बोलते हैं, है ना। ऊर्जाधानी किसको बोलते हैं? ऊर्जाधानी जो बोलते हैं कोरबा को। क्लियर है? तो सारे के सारे प्रश्न तो मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं। छत्तीसगढ़ की किस दिशा में झारखंड की सीमा लगती है? तो इसका आंसर तो हमने देख लिया था। सबसे पहले कितने राज्यों से लगती है? 7 राज्यों से लगती है। और इस प्रश्न का आंसर हमने क्या देखा था? उत्तर पूर्व। ठीक है, देखो इस राज्य का ये भी देख लिया क्या? ये देख लिए हैं। छत्तीसगढ़ का लगभग, ये नहीं हुआ है ना, हाँ ये नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ का लगभग कितना प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है? कितना परसेंट भाग वन से आच्छादित है पूछ रहा है, तो कितना परसेंट भाग हो जाएगा आंसर इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 44। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? 44। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? बस्तर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वन है बस्तर क्षेत्र में। भारत में कहाँ पे है? भारत में है एमपी में। ठीक है, भारत में एमपी में है। और छत्तीसगढ़ ने पूछ दिया तो बस्तर में है। कितना परसेंट? 44%, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किस स्थान को विश्व का सबसे प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है? तो सबसे प्राचीन नाट्यशाला किसको मानते हैं? सीता बेंगरा और जोगीमारा की गुफाएं को, गढ़धनौरा की ईंटों का कितीला को, मल्हारगढ़ को, रतनपुरा का कंठी देउल को। तो किसको मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए सीता बेंगरा और जोगीमारा की जो गुफाएं हैं उसको क्या मानते हैं? सबसे प्राचीन नाट्यशाला मानते हैं। ठीक है, तो याद रखना सीता बेंगरा की गुफाएं और जोगीमारा की गुफाएं। ठीक है, गोंडवाना तिल प्रियंवदा और ब्राह्मण कन्या नामक उपन्यास छत्तीसगढ़ के किस विद्वान ने लिखे हैं? तो गोंडवाना तिल प्रियंवदा और ब्राह्मण कन्या नामक उपन्यास जो है छत्तीसगढ़ किस विद्वान ने लिखे हैं? तो विनोद कुमार शुक्ल जी आंसर है, कि श्रीधर वेंकटेश केतकर है, क्रांति त्रिवेदी है, या सुरेंद्र दुबे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर श्रीधर वेंकटेश केतकर। ठीक है, डॉक्टर श्रीधर वेंकटेश केतकर ने क्या लिखा है? गोंडवाना तिल प्रियंवदा और ब्राह्मण कन्या। ठीक है, उपन्यास वाला वीडियो फ्रेंड्स मैं नहीं ला पा रही हूँ, थोड़ा सा टाइम की कमी हो जा रही है। और 2-3 दिन बाद तो आपका एग्जाम भी है, वार्ड बाय अवार्ड आया का है ना। तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी कंप्लीट हुई है कि नहीं बताना मुझे। टाइम मिलेगा तो मैं शाम को वह वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें हम लोग रचना वाले पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखती हूँ मैं, अगर हो पाएगा तो वीडियो अपलोड भी कर दूंगी। बाकी इस प्रश्न का आंसर हमने देख लिया, डॉक्टर श्रीधर वेंकटेश केतकर। ठीक है, पत्रिका वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की पत्र पत्रिकाएं, वह वीडियो आप जरूर से देखना, उसमें भी आप क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? इस प्रकार के क्वेश्चन हमने देखा था। सबसे पहला समाचार पत्र था छत्तीसगढ़ मित्र। क्या था? छत्तीसगढ़ मित्र जो है छत्तीसगढ़ का सबसे पहला समाचार पत्र था। उसके संपादक कौन थे? माधवराव सप्रे थे। क्लियर है? कब प्रकाशित हुआ था? 1900 में प्रकाशित हुआ था, 1903 में बंद हो गया था। सारा का सारा याद आ रहा है ना आपको? कहाँ प्रकाशित हुआ था? रायपुर के कयूमी प्रेस में, है ना। तो इस प्रकार से सारा के सारे जो है प्रश्न पूछे हुए हैं और इस बार भी पूछने की पूरी संभावना रहेगी। तो वीडियो को डिटेल में देखना आप लोग। वीडियो शायद अपलोड हो चुकी है, नहीं होगी तो मैं रात में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, देखो अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को क्या कहा जाता था? छत्तीसगढ़ क्षेत्र को क्या कहते थे? उत्तर कौशल तो नहीं कहते थे, पश्चिम कौशल भी नहीं कहते, पूर्व कौशल भी नहीं कहते, क्या कहते हैं? दक्षिण कौशल। क्या कहते हैं? दक्षिण कौशल के नाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में। ठीक है, ये कौन से काल की बात है? महाभारत काल में कहते थे। ठीक है, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहते थे? दक्षिण कौशल के नाम से जानते थे। और रामायण काल में क्या कहते थे? रामायण काल में कहते थे दंडकारण्य। छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? दंडकारण्य नाम था। ठीक है, महाभारत काल में था दक्षिण कौशल। क्लियर है? देखो, विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक गायिका तीजन बाई लोक संगीत की किस शैली का प्रतिनिधित्व करती है? यानी कि तीजन बाई से रिलेटेड क्वेश्चंस फिर से आ गए। तो इसको मैंने लोक साहित्य वाले वीडियो में डिटेल में करवाया था आपको। किससे संबंध रखती है? या लावणी तो नहीं है, लावणी तो महाराष्ट्र का है ना। तो हमारे तीजन बाई तो छत्तीसगढ़ वाली है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। गोंधल भी आंसर नहीं है, भारुड भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पंडवानी। ठीक है, तीजन बाई जो है वह पंडवानी से संबंध रखती है, जिसको मैंने डिटेल में आपको लोक साहित्य वाले वीडियो में क्लियर करवाया था। ठीक है, इनको 3 बार क्या मिला है?
3 बार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है। कब कब मिला है? 1983 में मिला है। 1983 में क्या मिला है? पद्मश्री मिला है, ठीक है। 2001 में क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है, ठीक है। पद्म भूषण 2001 में मिला है और 2019 में मिला है पद्म विभूषण, ठीक है। तो सारा मैं डिटेल में आपको बताया है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। देखो, छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस प्रमुख विश्व सहयोग से हुई है? तो भिलाई इस्पात संयोग की स्थापना जो है किस देश के सहयोग से हुई है? अमेरिका तो नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन भी नहीं है, जर्मनी भी नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ, ठीक है। किसके सहयोग से हुई है? सोवियत संघ के सहयोग से, यानी कि रूस के सहयोग से, ठीक है। सोवियत संघ को ही क्या कहते हैं? रूस कहते हैं। इनके सहयोग से क्या हुई है? बीएसपी यानी कि भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना हुई है। कब हुई है पूछ दिया तो 1955 को, ठीक है। और बाल्को की स्थापना कब हुई है? बाल्को की स्थापना 1965 में हुई है। बाल्को कहाँ पे है? कोरबा में है, बाल्को कोरबा। और बीएसपी कहाँ पे है? बीएसपी जो है वह भिलाई में है, ठीक है। तो बाल्को की स्थापना भी कहाँ से हुई है? किस देश के सहयोग से हुई है? सोवियत संघ के सहयोग से हुई है। और बीएसपी की स्थापना भी सोवियत संघ के सहयोग से हुई है। बीएसपी की स्थापना जो है वह 1955 में हुई है और बाल्को की स्थापना हुई 1965 में। क्लियर है? देखो, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अच्छी फसल के लिए मानसून हेतु कौन सा त्योहार मनाया जाता है जिसमें देवी कुटकी दाई की पूजा अर्चना की जाती है, ठीक है। तो देवी कुटकी दाई की पूजा कब करते हैं? ये करते हैं हम लोग हरेली में। कब करते हैं? हरेली में। अच्छी फसल के लिए। देखो, ये फिर से तीज त्यौहार वाला प्रश्न आ गया ना, इसीलिए मैंने बोला है आपने हरेली त्यौहार मनाया भी होगा, मनाया है कि नहीं? जिसमें आप लोग क्या करते हैं? कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। किया भी होगा आपने, 1-2 महीने पहले हरेली का त्यौहार आया था, कृषि उपकरणों की पूजा किए होंगे, है ना। ठेठरी खुर में बनाए थे ना, वही वाला त्यौहार की बात हो रही है। तो क्या करते हैं? अच्छी फसल के लिए यह त्यौहार मनाते हैं और इसमें देवी कुटकी दाई की पूजा करते हैं। किसमें? हरेली त्यौहार में, है ना। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि तीज त्यौहार वाला प्रश्न ऐसा है फ्रेंड्स जिसमें आपको प्लस मार्क्स मिलने के बहुत बहुत चांसेस रहते हैं ना। इसीलिए वीडियो को जरूर से वॉच करना अगर आपको प्लस मार्क्स चाहिए तो। कौन छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी यानी कि ऊर्जा उत्पादक कहलाती है? तो इसका आंसर तो मैंने अभी आपको बताया, ऑप्शन नंबर डी, कोरबा। क्यों कहलाती है? क्योंकि कोरबा ऐसा जगह है जो भारत का लगभग 10%, ठीक है, 10% अकेले कोयला का उत्पादन करता है। क्या करता है? अकेले कोयले का उत्पादन कौन करता है? कोरबा करता है, ठीक है। भारत का लगभग 10%, ठीक है। और ये इसी से क्या बनता है? हमारा ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है, बिजली का उत्पादन होता है। और इसे क्या कहते हैं? ऊर्जा राजधानी कहते हैं। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि फाइनली हमारा टेलीग्राम चैनल बन गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, वहाँ पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी, या आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक दिया रहेगा, ठीक है। या आप करेंगे वीडियो वाले सेक्शन में जाना, वीडियो के अबाउट वाले सेक्शन में, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से फॉलो कर लेना फ्रेंड्स, ताकि आपको PDF वगैरह जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, नोटिफिकेशन वगैरह सारा चीज़ मैं उसमें प्रोवाइड करूँगी। क्लियर है? चलो देखो, ये वाला प्रश्न, पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भरी सभा में अपमान करना, भरी सभा में सम्मान करना, भरी सभा में प्रेम जताना, या भरी सभा में दुख प्रकट करना। तो देखो, दुख प्रकट करना तो नहीं होता, प्रेम जताना भी नहीं होता, भरी सभा में सम्मान करना भी नहीं होता। क्या होता है इसका आंसर? भरी सभा में अपमान करना, ठीक है। भरी सभा में अपमान करना आपने सुना भी होगा, उसको क्या बोलती है? पगड़ी उछालना, ठीक है। गीता अच्छा गाती है, वाक्य में अच्छा क्या है? ठीक है, हमने इंग्लिश में देखा है एडवर्ब वाला देखा है ना, एडवर्ब वर्ब इस प्रकार का देखा है। तो देखो यहाँ पे हिंदी में पूछ रहा है, तो विशेषण है कि क्रिया विशेषण है, विस्मयादि बोधक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, गीता जो है वह अच्छा गाती है। गीता जो है गाती तो है, लेकिन कैसा गाती है? अच्छा गाती है। मतलब यह किसकी विशेषता बता रही है? गाने की विशेषता बता रही है। गाना क्या है?
क्रिया है एक प्रकार का। गाना सॉन्ग वाला गाने की बात नहीं हो रही ना यहाँ पे। गाना मतलब क्रिया की बात हो रही है। गाना गाना है ना। तो यहाँ पे देखो एक जो है सॉन्ग है, इसका मतलब एक है क्रिया का मतलब है ना। तो यहाँ पे क्रिया का है ना। अच्छा, क्या चीज़ का विशेषता बता रहे हैं? गाने की विशेषता बता रही है। और गाना है क्या चीज़? गाना जो है वह क्रिया है। तो क्रिया की जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलती है? क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखो, सही वाक्य को चुनना है आपको, है ना। संगीता को बेटी हुई, ठीक है। संगीता को बेटी हुई बोलते हैं कि संगीता की बेटी हुई बोलती है, संगीता के बेटी हुई बोलते हैं कि संगीता का बेटा हुआ। तो देखो बेटी हुआ है ना, संगीता का। देखो संगीता क्या है? स्त्रीलिंग में है। तो स्त्रीलिंग के साथ हमें क्या लगता है? की लगता है, की लगेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो का दिया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी तो हमारा कट गया, है ना। कैंसिलेशन मेथड का यूज कर रहे हैं हम लोग। संगीता के बेटी हुई, तो के का यूज नहीं करते। के जो है वह प्लूरल फॉर्म को दिखाता है, माने कि बहुवचन को दर्शाता है के, है ना। और संगीता क्या है? संगीता तो एक वचन में है। तो संगीता की क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, संगीता की बेटी हुई जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। संगीता को बेटी हुई ऐसा नहीं होता, संगीता की बेटी हुई यह करेक्ट होता है। क्लियर है? देखना, लौहा, लौहा का अर्थ क्या होता है? छत्तीसगढ़ में बोलते हैं ना लौहा। लौहा का अर्थ क्या होता है? छोटा छोटा होता है, लोहे की तरह कड़ा होता है, जल्दी होता है कि चुस्त दुरुस्त होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लौहा का अर्थ होता है जल्दी जल्दी करना, ठीक है। लौहा लेवत है इस प्रकार का बोलते हैं ना। तो जल्दी करने को बोल रहे हैं को लौहा लेवत है इस प्रकार का बोलते छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। और छोटा छोटा को क्या बोलते हैं? नान चुन, ठीक है। क्या बोलते हैं? नान चुन को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? सॉरी, हिंदी में बोलते हैं छोटा छोटा। क्लियर है? आग का तत्सम रूप क्या होता है? तो देखो तत्सम और तद्भव को मैंने डिटेल में आपको करवा रखा है ना। तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं ना, ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तत्सम कहते हैं, है ना। और तद्भव क्या होते हैं? तद्भव वह शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के शुद्ध रूप होकर के आते हैं, ठीक है। संस्कृत भाषा को और शुद्ध रूप में प्रयोग करते हैं, हम आम बोली में प्रयोग करते हैं, उसको तद्भव कहते हैं। तद्भव मतलब होता है उत्पन्न होना, ठीक है। तो जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ है उसी को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पे देखो तत्सम क्या है आपको बताना है। तो आग का तत्सम क्या है? अग्नि है। देखो स्पेलिंग ही गलत है, अग्नि है कि अग्नि है, ये तो गलत है। स्पेलिंग कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, अग्नि वाला हमारा सही है। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है बोला है मतलब कि क्या है? तद्भव होगा। तो इनमें से कौन सा नहीं है? भवन, आयुध, प्राध्यापक या आग, आंख, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तद्भव कौन सा है? आंख, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। देखो अगला प्रश्न है, निम्न में देशज शब्द कौन सा है? मैंने देशज और विदेशज को आपको डिटेल में बताया था, है ना। देशज और विदेशज वाले को क्या बताया था? देशज शब्द कौन कौन से होते हैं? पहले इसका आंसर देख लो। अग्नि है क्या? मयूर है, तेंदुआ है या सूरज है, ठीक है। तो देशज शब्द कौन सा हो गए? सूरज। क्या हो गए? ऑप्शन नंबर डी, सूरज हो गए। और कौन कौन से बताए थे? कबड्डी हो गया, है ना, कबड्डी, खिड़की, लोटा, है ना, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, लोटा हो गया, खड़खड़ाना हो गया, खड़खड़ाना। और कौन सा हो जाएगा? पगड़ी, पगड़ी हो गया। यह सारे किस में आते हैं? देशज शब्द में आते हैं। जो हम आम बोली में जो हिंदी शब्द का प्रयोग करते हैं ना, वो किस में आते हैं? देशज शब्द में आते हैं। और विदेशी भाषा में क्या आते हैं? जैसे कि फारसी भाषा हो गया, पुर्तगाली हो गया, इसका भी हमने डिटेल में एग्जाम्पल देख रखा है ना। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो हिंदी वाली वीडियो जरूर से एक बार वॉच करना, क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग टॉपिक है और इसमें से आपको बिल्कुल भी माइनस मार्किंग नहीं करना है, सारे के सारे प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
श्वासरित वर्ण को क्या कहते हैं? तो श्वासरित वर्ण को क्या कहते हैं आपको बताना है। स्वर वर्ण कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं, अंतस्थ वर्ण कहते हैं या ऊष्म वर्ण कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासरित वर्ण को स्वर वर्ण के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया? देखो अगला प्रश्न है, च व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो जैसे कि होता है क ख, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ से होता है। वैसे ही होता है च वर्ण का। अब च वर्ण का च व्यंजन का इसका उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है? नासिक से है कि तालु से है, दंत से है या वत्स्य से है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तालु। ठीक है, च व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। और क ख वाला भी बहुत पूछता है, याद रखना आप लोग, कंठ से होता है। क ख का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। अयोगवाह किसको बोलते हैं? अम अह को, ये वाला पूछ चुका है ना, अम अह को क्या बोलते हैं? अयोगवाह व्यंजन स्वर कहते हैं। ठीक है, अयोगवाह स्वर में कौन गिनती होता है? अ अम और अह। क्लियर है? देखो अगला प्रश्न, कौन सा द्रव स्त्रीलिंग में है? तो इनमें से कौन सा द्रव जो है वह स्त्रीलिंग में आता है? पानी है, रस है, जल है या कॉफी है? तो देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए? पानी जो है वह पुल्लिंग में आता है। पानी किस में आता है? पुल्लिंग में आता है। जल भी किस में आता है? जल भी पुल्लिंग में आता है, या ध्यान रखेंगे। कॉफी किस में आता है? कॉफी भी पुल्लिंग में आता है। लेकिन रस जो है किस में आता है? रस जो है वह स्त्रीलिंग भाषा का स्त्रीलिंग लिंग में आता है। क्लियर है? उकारांत शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या लगाएंगे? तो उकारांत शब्द है, आपको दिया है, इसको बहुवचन बनाने के लिए क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, ए लगाएंगे, ओ लगाएंगे या सभी। ठीक है, उकारांत और अकारांत आप लोग समझते हैं ना, एक होता है उकारांत शब्द, एक होता है अकारांत शब्द, है ना। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग? इसमें लगाएंगे हम लोग ऑप्शन नंबर बी, ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। जैसे कि लिखते हैं यात्रा, यात्रा एक उकारांत शब्द है, इसमें बहुवचन बनाने के लिए क्या लगाएंगे? यात्राएं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यात्राएं। कौन सी मात्रा लगा रहे हैं? ए और उसके ऊपर में चंद्र बिंदु वाला। क्लियर है? संदिग्ध वर्तमान काल इनमें से कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल कौन सा है आपको बताना है। सीता खेल रही होगी, मोटर चल रही है, वे आए हैं या बालक खा रहा है। तो देखो संदिग्ध मतलब क्या होता है? जो थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न करता है। ठीक है, जो भ्रम उत्पन्न करता है उसको संदिग्ध बोलते हैं। ठीक है, संदिग्ध। और वर्तमान काल तो आपको पता है, जो प्रेजेंट में होता है उसको वर्तमान काल कहते हैं। संदिग्ध का मतलब आपको पता चल गया ना, जो भ्रम उत्पन्न करता है उसी को वर्तमान काल के संदिग्ध में रखते हैं। तो देखो यहाँ पे देखना, बालक खा रहा है, तो बालक खा रहा है ये तो एकदम कंफर्म है, खा रहा होगा, उसी को खा रहा है बोल रहे हैं, तो यह तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, वे आए हैं, कुछ लोग हैं जो आए हैं, मतलब आपको कंफर्म है तभी आप बोल रहे हैं कि हाँ उन लोग आए हैं करके, तो यहाँ भी आंसर नहीं होगा क्योंकि वो कंफर्म है, भ्रम उत्पन्न नहीं कर रहा है ना। मोटर चल रही है, अब देखो मोटर भी चल ही रही होगी तभी आप कह रहे हैं कि मोटर चल रही है करके। लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है? सीता खेल रही होगी। क्या बोल रहा है? सीता जो है वह खेल रही होगी। हमको नहीं पता कि वह खेल रही है कि नहीं, लेकिन हो सकता है कि सीता जो है यहाँ पे नहीं है तो वहाँ खेल रही होगी, इस प्रकार का आप सोच सकते हैं। तो भ्रम उत्पन्न कौन कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए भ्रम उत्पन्न कर रहा है, इसीलिए संदिग्ध वर्तमान काल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सीता खेल रही होगी, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखना, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 4 नहीं होते, 6 भी नहीं होते और 7 भी नहीं होते। कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? या नाम पूछ दिया तो क्या करोगे? एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा कौन सा होता है? समूहवाचक संज्ञा, और कौन सा होता है? भाववाचक संज्ञा, और एक सबसे लास्ट में होता है
द्रव्यवाचक संज्ञा कौन कौन से होते हैं, नाम पूछ सकता है, इनमें से कौन सा संज्ञा के प्रकार नहीं है, ऐसा करके पूछ सकता है आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक भी है, समूहवाचक भी है, भाववाचक भी है और द्रव्यवाचक भी है। ठीक है, कौन से क्या क्या है डिटेल में हम लोग एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अब देखो, जैसा हमने संदिग्ध वाले का एग्जाम्पल देखा था, वैसे निश्चय का मतलब क्या होता है, जो एकदम कंफर्म हो। निश्चय मतलब क्या होता है, कंफर्म होना, है ना। अपने आम भाषा में समझने की कोशिश किया करो, तभी आपको आंसर एकदम एक्यूरेट मिलेंगे, है ना। तो निश्चय मतलब होता है कंफर्म होना। अब इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो एकदम कंफर्म को बता रहा है, क्या बता रहा है, क्या। अच्छा देखो, क्या का यूज आप लोग कब करते हैं, जैसे किसी को आपको कुछ पूछना हो कि क्या तुम यह मेरे लिए यहाँ लेकर के आए हो, जब प्रश्नवाचक होता है, प्रश्नवाचक सूचक सेंटेंस होता है, तब आप क्या करते हैं, क्या का यूज करते हैं। तो यह तो आंसर नहीं होगा, है ना। कुछ का मतलब भी कंफर्म नहीं पता चल रहा है, कुछ मतलब कितना है, कुछ का मतलब हो सकता है 10 ठो हो सकता है 15 ठो, हो सकता है 1-2 ही हो, कुछ सामान की अगर हम बात करें तो यहाँ भी कंफर्म पता नहीं चल रहा है ना। कौन का मतलब भी हमको कंफर्म पता नहीं चल रहा है, लेकिन यह किसी चीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या चीज़, तो आप बोलेंगे यह चीज़, इस प्रकार का बोलेंगे ना। आपको कंफर्म है तभी आप किस प्रकार का शब्द का यूज़ करेंगे, यह शब्द का यूज़ करेंगे। वह शब्द भी किस में आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको आम भाषा में जो एक्सप्लेन करके जब समझोगे ना, तभी आपको क्वेश्चन जो है इजी लगेंगे, है ना। एकदम अगर प्रोफेशनल लैंग्वेज में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे हमेशा, इसीलिए हमेशा ट्राई करो कि आम भाषा में सीखने की कोशिश किया करो। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, और पढ़ाती भी मैं आम भाषा में ही हूँ, है ना। आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो मैं एकदम आम भाषा में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जो हमारी आम भाषा है, जो हमारी डेली लाइफ की जो भाषा है, उसी में अगर हम समझेंगे, उसी में अगर हम सीखेंगे ना, तो हमको अच्छे से ईजी वे में याद होता है। ठीक है, देखो चलो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। अब क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। अब देखो, अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी हिंदी वाली, उसमें मैंने बताया था उपसर्ग वाले में एग्जाम्पल दे करके। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में बताती हूँ। जैसे कि उपसर्ग वाले लेते हैं, आपको मान लो एक शब्द दिया है क्रय, ठीक है, क्रय कुछ शब्द दिया है आपको, इसमें हम लोग एक उपसर्ग जोड़ते हैं वी। ठीक है, वी जोड़ दिए तो क्या बन गया, यह विक्रय बन गया, है ना। विक्रय तो बन गया, लेकिन इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे उपसर्ग कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, जो शब्द हमने जोड़ा है उसको उपसर्ग कहेंगे। और जो ऑलरेडी यहाँ पे शब्द था, इसी को क्या कहते हैं, जो शब्द यहाँ पे ऑलरेडी है उसी को मूल शब्द कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय बनाने के लिए भी मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको, है ना। जो मूल शब्द है इसके बाद में हम लोग कुछ और शब्द जोड़ देते हैं, तो जोड़ा गया शब्द क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। लेकिन फिलहाल हमको मूल शब्द क्या है वह बताना है। तो धातु है क्या, कारक है, क्रिया विशेषण है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मूल शब्द जो मैंने यहाँ पे बार बार आपको बता रखा है कि बीच वाला जो शब्द है उसी को और क्या कहते हैं, धातु शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल शब्द को ही धातु शब्द कहते हैं। क्लियर हो गया। लिंग की दृष्टि से दही क्या है आपको बताना है कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या उभयलिंग है। तो क्या चीज़ है दही, ये वाला एग्जाम्पल दही वाला क्वेश्चन बार बार पूछता है व्यापम। तो दही क्या चीज़ है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दही जो है वह पुल्लिंग है। या ध्यान रखना, दही जो है वह पुल्लिंग है। और क्या क्या हमने पुल्लिंग में देखा था, कॉफ़ी भी पुल्लिंग में आता है, और चाय भी पुल्लिंग में आता है। ठीक है, और रस देखा था हमने, वह था स्त्रीलिंग में। क्लियर है। देखो अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। फ्रेंड्स, आगे इंग्लिश के भी प्रश्न आएंगे और छत्तीसगढ़ के भी प्रश्न बाकी है ना, और जीके के भी प्रश्न बाकी है ना। अभी हिंदी मैंने स्टार्ट किया, इसका मतलब बाकी को छोड़ नहीं दिया है, बस थोड़ा सा चेंज करने के लिए 2-4 प्रश्न हिंदी के करवा रही हूँ। फिर से हम लोग इंग्लिश का करेंगे, जीके का करेंगे और सीजी का करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना फ्रेंड्स, क्योंकि मैराथन क्लास मैंने आपके डिमांड पर ही लाया है। ठीक है, तो कौन सा भाषा का रूप जो है मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, पूर्वी हिंदी को, पहाड़ी हिंदी को, खड़ी बोली को या पश्चिमी हिंदी को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी को। ठीक है, पूर्वी हिंदी को क्या किया गया है,
मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल पहले बताया था छत्तीसगढ़ी भाषा का, मानक छत्तीसगढ़ी भाषा वाला आपको एग्जाम्पल पढ़ाया था, तब क्या देखे थे उसमें हम लोग, एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने, जैसे कि दुर्ग साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आहू बोलते हैं। आना को क्या बोलते हैं दुर्ग साइड, आहू बोलते हैं। तू मन हा कल आहू, इस प्रकार का बोलते हैं ना। वही आप रायगढ़ साइड जाएंगे ना तो आना को क्या बोलते हैं, अइहा, इस प्रकार का कुछ बोलते हैं, हाँ, है ना, इस प्रकार कुछ बोलते हैं। अगर आप रायगढ़ से होंगे तो बताना। तो मैं तो दोनों जगह रही, इसलिए मुझे दोनों दोनों जगह का आंसर पता है ना, क्या बोलते हैं, कैसे करते हैं करके। तो दुर्ग में क्या बोलते हैं, दुर्ग में आना को आहू बोलते हैं। रायगढ़ वाले क्या बोलते हैं, रायगढ़ चांपा के लोग अइहा, इस प्रकार का बोलते हैं। तो दोनों जगह दोनों जगह के जो लोग हैं अपने अपने जगह पे सही हैं। इनको लग रहा है कि यह इनकी असली भाषा है, इनको लग रहा है कि यह इनकी असली भाषा है, लेकिन मानक भाषा एक्चुअल में है क्या, मानक भाषा ये दोनों में से कोई भी नहीं है। मानक भाषा कुछ और ही है ना, जिसको ना तो मैं जानती हूँ ना तो कोई और जानता है। जो बुक में लिखा है ना वही मानक भाषा है। इसी प्रकार से हिंदी जो है कई लोग कुछ और बोलते हैं, कई लोग कुछ और बोलते हैं, लेकिन मानक भाषा कौन सी है, जो पूर्वी हिंदी है वह मानक भाषा में गिनती होता है। ठीक है, देखो विजयदशमी संज्ञा का कौन सा भेद है, विजयदशमी जो है वह संज्ञा का कौन सा भेद है। अभी मैंने आपको कितना भेद बताया था, 5 भेद बताया था, है ना, व्यक्तिवाचक जातिवाचक वाला। तो इसमें कौन सा है, चारों में से, पांचों में से आपको बताना है व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है, समूहवाचक है या भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो विजयदशमी क्या चीज बता रहा है, समूह को बता रहा है क्या, नहीं बता रहा है। तो समूह वाला तो आंसर नहीं होगा। जो भी समूह को बताए, जैसे कि आपको बताना चाहिए, बोलना चाहिए, जैसे कि सेना, है ना, सेना क्या बताता है, सेना किसी एक पर्सन को कहते हैं क्या, नहीं कहते। सेना का मतलब होता है पूरे का पूरा फोर्स, है ना। तो जब फोर्स हमेशा समूह में रहता है इसलिए वहाँ किस में आता है, समूहवाचक संज्ञा में आता है। और विजयदशमी क्या है, एक ही की बात हो रही है, इसलिए समूह तो नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। भाव को बता रहे क्या, नहीं, इसमें किसी भी भाव का प्रकट नहीं हो रहा है, इसलिए भाववाचक संज्ञा भी नहीं हो सकता। और देखो जाति को बता रहा है क्या, विजयदशमी किसी जाति को बता रहा है क्या, नहीं, यह तो एक प्रकार का नाम है, क्या है, नाम है, इसलिए किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिनती होगा। ठीक है, विजयदशमी किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। क्लियर हो गया, कैसे को क्या बोलते हैं अगले वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, कौन सा तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है, ठीक है, कौन सा अशुद्ध है आपको बताना है इनमें से, कोमल, कोमलतर, कोमलता या कोमलतम। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोमलता। ठीक है, तुलनात्मकता नहीं बताता यह, ठीक है, यह किसको बता रहा है, विशेषण को बता रहा है सिर्फ, लेकिन तुलनात्मकता वाला में गलत हो जाएगा। ठीक है, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध हुआ है आपको बताना है। तो किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध रूप से हुआ है, तो देखो वे लोग ठीक ठाक पहुंच गए। ठीक है, ठीक ठाक पहुंच गए, ये तो सही लग रहा है। देखते हैं आगे, मैं झट से चला गया, यह भी सही है। अध्यापक विचार पूर्वक से रहता है, क्या यह सही है क्या, नहीं, अध्यापक जो है किससे रहता है, विचार पूर्वक से रहता है, यह गलत हो जाएगा। और वह कहाँ गया होगा, यह तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो पहले इंग्लिश से कुछ प्रश्न देख लेते हैं, है ना, उसके बाद फिर सीधी में जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। ठीक है, करेक्ट प्रेपोजिशन आपको बताना है। द कैट इज हाइडिंग ब्लैंक द टेबल। द क्या हो रहा है, बिल्ली जो कहाँ छुप रही है, टेबल के पीछे छुप रही है या नीचे छुप रही है। ठीक है, पीछे या नीचे छुप रही है, इसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, कौन सा प्रपोजिशन लगाना पड़ेगा, ऑन तो नहीं लगाना पड़ेगा। ऑन किसके लिए यूज होता है, ऑन जो है वह ऊपर रखने के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे कि द पेन इज ऑन द टेबल, क्या है, द पेन इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर पेन रखने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, ऑन का यूज करना पड़ेगा। लेकिन बिल्ली क्या कर रही है, बिल्ली जो है वह या तो पीछे छुप रही है टेबल के पीछे, या तो नीचे छुप रही है। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इंग्लिश सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जो भी सेंटेंस आपको दिया है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का कोशिश किया कीजिए। ठीक है,
जब भी आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ना तो आपको मीनिंग समझ में आएगा, उससे आप आंसर लगाने में आसानी होगा, ठीक है। इन मतलब क्या होता है, इन मतलब हिंदी में होता है में। तो बिल्ली क्या टेबल में छुप रही है क्या? नहीं जी, बिल्ली टेबल में नहीं छुप सकती, वह पीछे छुपेगी या तो नीचे छुपेगी, है ना। ओवर, अब देखो ओवर मतलब होता है ऊपर, तो ओवर एक प्रकार से आंसर हो सकता था मतलब दूसरे केस में, लेकिन यहाँ पे क्या है, छुपना का केस आ गया है। हाइडिंग दिया है ना, हाइड मतलब क्या होता है, छुपना होता है। तो बिल्ली जो है वो उसको छुपाना है, तो ऊपर में जब बिल्ली रहेगी टेबल के ऊपर तब छुप सकती है क्या? नहीं छुप सकती, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। लेकिन अंडर, अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे होता है ना। अंडर का मतलब नीचे होता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल। बिल्ली जो है वहाँ टेबल के नीचे छुप रही है। क्लियर हो गया। सारे ऑप्शंस को मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि अगर एग्जाम में आपकी क्वेश्चंस आ जाए तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। क्लियर है। देखो अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द एरर इन दिस सेंटेंस। ठीक है, इस सेंटेंस में एरर क्या चीज है आपको बताना है। सेंटेंस क्या दिया है, ही गो टू स्कूल एवरी डे। इसको वाला शायद क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा रखा है। तो ही गो टू स्कूल एवरी डे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह रोज क्या करती है, स्कूल जाती है। एवरीडे का मतलब क्या है, स्कूल है। और यूनिवर्सल ट्रुथ वाला मैंने बताया था आपको, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि सूरज क्या करता है, पूर्व दिशा से निकलता है। यह क्या चीज है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या, इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सूरज जो है पूर्व दिशा से निकल रही है, तो वह आज भी निकल रही है और कल भी निकलेगी, है ना, ये तो कंफर्म है। यह हो गया यूनिवर्सल ट्रुथ वाला। वैसे ही कोई स्कूल जा रहा है तो वह आज भी जा रहा है और कल भी जाएगा, यूनिवर्सल ट्रुथ में आ गया। या तो क्या करेंगे आप लोग, जब भी इस प्रकार का दिया हो तो ही गो टू स्कूल एवरी डे, है ना। यहाँ पे ही के साथ हमेशा क्या लगता है, ही के साथ हमेशा एस या ईएस का प्रयोग होता है। ठीक है, वर्ब के साथ हमेशा एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही गो टू स्कूल है, उसको ही गोज टू स्कूल करना है। क्यों करना है, गो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें क्या लगाना है, एस या ईएस लगाना है। तो ही गोज टू स्कूल एवरीडे, ये करेक्ट हो जाएगा। मतलब एरर किस पार्ट में है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा एरर है। क्लियर हो गया, बाकी सभी सही हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, कंपाउंड मतलब होता है मिश्रित। ठीक है, कंपाउंड मतलब होता है मिश्रित। तो ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो मिला जुला वाक्य है। ठीक है, कंपाउंड वाक्य बोलते हैं इसको। व्यापम पूछता है ये वाला प्रश्न बहुत। तो शी ओपन द विंडो एंड लेट इन सम फ्रेश एयर। ठीक है, दरवाजा ओपन किया और क्या किया, हवा, फ्रेश हवा को अंदर आने दिया। यह बोल रहा है बिकॉज इट वॉज कोल्ड शी वोर अ जैकेट। कैसे, जो कि क्योंकि क्या था, ठंडी थी, इसलिए उसने क्या किया, जैकेट पहन लिया। शी वॉज टायर्ड बट शी केप्ट वर्किंग। वह थकी हुई थी लेकिन क्या किया, काम जो है वह जारी रखा। ठीक है, रनिंग लेट शी स्किप्ड ब्रेकफास्ट। ठीक है, रनिंग लेट शी स्किप्ड ब्रेकफास्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंपाउंड का मतलब होता है जब दो सेंटेंस को क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, दो अलग अलग सेंटेंस को जब मिलाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मिश्रित वाक्य बोलते हैं, कंपाउंड वाक्य बोलते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में देखना, शी ओपन्ड द डोर, है ना, सॉरी विंडो, उसने क्या किया, खिड़की को खुला किया और क्या किया, लेट इन सम फ्रेश एयर, हवा को अंदर आने दिया। मतलब खिड़की खोली और हवा जो है अंदर आना, वो दूसरी क्रिया हो गई, या पहली क्रिया और ये दूसरी क्रिया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखना अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक का अर्थ होता है आशावादी, आशावादी या पॉजिटिव सेंस में आप बोल सकते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव रहता है उसको ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, हर बातों में जो पॉजिटिव देखता है उसको ऑप्टिमिस्टिक पर्सन कहते हैं ना। तो इसका एंटोनिम मतलब आपको विलोम शब्द बताना है। मैंने सिनोनिम और एंटोनिम वाला बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, है ना। तो चीयरफुल मतलब क्या होता है, जो हमेशा खुशी मनाता है उसको चीयरफुल कहते हैं। होपफुल क्या होता है, जो उम्मीद से भरा होता है उसको
होपफुल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो उम्मीद से भरा होता है उसको होपफुल कहते हैं। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट क्या होता है? जो हमेशा आत्मविश्वासी, है ना, जो हमेशा आत्मविश्वासी रहता है, विश्वास से भरा रहता है, उसको क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंट कहते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी नेगेटिव हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, आशावादी का अपोजिट क्या होना चाहिए? जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है उसके अपोजिट जो नेगेटिव सोचता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखो अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म। ठीक है, करेक्ट पैसिव वॉइस आपको बताना है। दे आर पेंटिंग द हाउस। ठीक है, दे आर पेंटिंग द हाउस। क्या कर रहे हैं उन लोग? उन लोग जो है हाउस को, घर को पेंट कर रहे हैं ना। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट को क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब का क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का करते हैं। जैसे यहाँ पे आर है तो आर का क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस में हो जाएगा। प्रेजेंट का पास्ट टेंस में हो जाता है। और क्या हो जाएगा? पेंटिंग, तो पेंटिंग रहेगा। और यहाँ पे हाउस जो है वह सब्जेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर पूरा पूरा क्या बन जाएगा? पूरा पूरा बनेगा दे आर पेंटिंग द हाउस का द हाउस वॉज पेंटेड, द हाउस इज पेंटेड, ये तो इनकरेक्ट होगा। द हाउस इज बिंग पेंटेड। ठीक है, ये हो जाएगा द हाउस हैज़ बीन पेंटेड। हैज़ बीन का यूज नहीं करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? द हाउस इज बिंग पेंटेड, पेंटेड। ठीक है, क्या हो जाएगा? द हाउस इज बिंग पेंटेड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित गर्म पानी के उस स्रोत का नाम बताइए जो पूरे वर्ष लगातार बहते रहता है और जिले औषधि गुणों से युक्त माना जाता है। ठीक है, जिन्हें है यह। ठीक है, तो गर्म पानी के उस स्रोत का नाम क्या है? तो गर्म पानी बोलने से ही आपको आंसर पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ी में गर्म पानी को क्या कहते हैं? ताता पानी। क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ी में गर्म पानी को बोलते हैं ताता पानी। तो देखो बिंदु तीर्थ तो आंसर नहीं होगा, थरिया पानी भी नहीं होगा, धूनी पानी भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताता पानी। ठीक है, गर्म पानी के स्रोत को क्या नाम बोलते हैं? ताता पानी। क्वेश्चंस पूछता है कि ताता पानी झील, ताता पानी झील जो है वह कहाँ पे है करके। तो कहाँ पे है? या सरगुजा जिले में स्थित है। कहाँ पे है? सरगुजा जिले में स्थित है। क्लियर हो गया? देखो अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध जूट मिल जिसे मोहन जूट मिल कहा जाता है वह किस जिले में स्थित है? आपको बताना है। तो जूट मिल, जो मोहन जूट मिल है वह कहाँ पे स्थित है? यहाँ है दंतेवाड़ा में तो नहीं है, रायपुर में भी नहीं है, नारायणपुर में भी नहीं है, यहाँ स्थित है आपके रायगढ़ में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, रायगढ़ में मोहन जूट मिल स्थित है। ठीक है, अहमदाबाद पूछ दिया, अहमदाबाद जूट मिल यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है राजनांदगांव में। कहाँ पे है? राजनांदगांव में। क्लियर है? इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है फ्रेंड्स। इस प्रकार के प्रश्न पूछता है। देखो अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रायपुर छत्तीसगढ़ के माना हवाई अड्डे का नाम बदलने की मंजूरी दी थी। ठीक है, नाम याद रखेंगे आप लोग, माना हवाई अड्डा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के इस हवाई अड्डे का नाम, मतलब नया नाम क्या है आपको बताना है। रायपुर के माना हवाई अड्डे का नाम बदला गया था, तो नया जो नाम है वह बताना है आपको क्या है करके। ठीक है, माना हवाई अड्डा कहाँ पे है? रायपुर में है। ठीक है, यहाँ भी पूछता है। तो देखो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सावित्री जिंदल हवाई अड्डा हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका क्लियर आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। ठीक है, माना हवाई अड्डे का नाम बदल के क्या रख दिया है? स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। क्लियर है? यह प्रश्न भी पूछ चुका है व्यापम। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर तो मैंने कई बार आपको बताया है। महेश गागड़ा नहीं थे, रमन सिंह भी नहीं थे, अजित कुमार जोगी कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, अजित कुमार जोगी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर सन 2000 को। कब हुई थी? 1 नवंबर सन 2000 को। मातृ राज्य पूछ दिया तो क्या हो जाएगा?
राज्य, इसका मातृ राज्य कौन सा है? एमपी है, मध्य प्रदेश है ना। किस अधिनियम के तहत अलग हुई है पूछा तो मध्य प्रदेश अधिनियम 2000 है ना, याद रखेंगे आप लोग, मध्य प्रदेश अधिनियम 2000, ठीक है। और 2-3 पॉइंट और बता रही हूँ आपको। छत्तीसगढ़ के साथ जो अलग हुए थे राज्य, ठीक है, सॉरी, छत्तीसगढ़ के साथ जो 2 राज्य और बने थे, है ना, छत्तीसगढ़ के साथ में 2 राज्य और बने थे, उनको क्या कहते हैं? उनको याद करवाया था मैंने CUJ ट्रिक से, है ना। क्या करवाया था? CUJ ट्रिक से। C फॉर छत्तीसगढ़, U फॉर क्या था? उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के साथ 2 राज्य और कौन कौन बने थे, यानी कि 2000 में ही छत्तीसगढ़ के साथ 2 और राज्य बने थे, जिसको छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड है, ठीक है। और क्या चीज़ याद रख सकते हैं आप लोग? ठीक है, तो बस इतना ही याद रखिए फिलहाल के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये भी एकदम इजी आंसर हो गया। रायपुर में, नवा रायपुर में तो नहीं है, दुर्ग में भी नहीं है, आंसर है बिलासपुर में। न्यायधानी किसको कहते हैं? इसी वजह से इसको बिलासपुर को न्यायधानी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, इसलिए रायपुर बिलासपुर क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय के बोलते हैं, ठीक है। देखो अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति के नाम पर छत्तीसगढ़ राज्य में बांगो के स्थान में हसदो नदी पर बने बांध का नामकरण किया गया, ठीक है। हसदो नदी पर एक बांध बना है जिसका नामकरण क्या किया गया है, वहाँ आपको बताना है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? मिनी माता, राजमोहिनी देवी, रानी वसाटा देवी या फुल कुमारी देवी, ठीक है। फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में कंस्ट्रक्शंस का कार्य चल रहा है ना, तो बैकग्राउंड नॉइस को एकदम से इग्नोर करना, आप लोग एकदम ध्यान से मेरी आवाज़ को सुनना, ठीक है, क्योंकि मैं बैकग्राउंड को तो चेंज नहीं कर सकती, बाकी आप लोग ध्यान लगा के सुनेंगे तो आपको सुनाई देगा, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मिनी माता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मिनी माता विल बी द करेक्ट आंसर। और यह क्या चीज़ है? यह छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय योजना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। प्रथम बहुउद्देशीय योजना छत्तीसगढ़ की कौन सी है? हसदेव बांगो परियोजना, ठीक है। और यहाँ किस जिले में है? तो किस जिले में है पूछ दिया, तो कोरबा जिले में। कौन से जिले में है? मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना कौन से जिले में है? कोरबा जिले में। इससे लाभान्वित कौन कौन से जिले हैं पूछ दिया, तो लाभान्वित जिलों की श्रेणी में आता है, लाभान्वित जिलों की श्रेणी में आता है जांजगीर, कोरबा और रायगढ़। ये 3 जिले जो है वह मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना से जल ग्रहण करता है, ठीक है। यह क्या है? एक जल परियोजना है। नदी से क्या कर रहा है? जल लेकर के उससे विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। तो यह क्या हो जाएगा? जांजगीर और कोरबा और रायगढ़ जो है वहाँ तीनों जो है वह जल की आपूर्ति करता है, ठीक है। और इसका जो बांध हमने देख लिया, उसका ऊंचाई कितना था? 555 मीटर, ठीक है। कितना था? 555 मीटर। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। और इस बांध का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? क्षेत्र पूछ दिया तो 6730 वर्ग मीटर, ठीक है। ये वाला भी पूछ सकता है, 6730 वर्ग मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 555 मीटर। और यह कहाँ पे है? यह जो है वह कोरबा जिले में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना पूछ दिया तो क्या लेना है? मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। लाभान्वित जिले पूछ दिया तो कौन कौन से हैं? जांजगीर है, कोरबा है और रायगढ़ है। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? क्लियर हो गए तो चलो अगले पॉइंट्स में चलते हैं। देखो, कौन विद्वान छत्तीसगढ़ राज्य में छायावाद के प्रवर्तक थे? तो छायावाद के प्रवर्तक थे वह कौन थे? लोचन प्रसाद पांडे जी थे, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी थे, मुकुटधर पांडे थे या रामदयाल तिवारी थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुकुटधर पांडे। क्या हो जाएगा? छायावाद के प्रवर्तक थे मुकुटधर पांडे जी, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था। कौन सा ट्रिक था? लो ब मुँह, याद आ रहा है? और नीचे हमने क्या लिखा था? ना क छा लिखा था, है ना। लो से लोचन प्रसाद पांडे, कलर चेंज करती हूँ पहले। लो से है लोचन प्रसाद पांडे, नी से है ना से है क्या है? प्रथम नाटककार
छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार पूछ दिया तो कौन सा लेना है, लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, यहाँ पे देख लो ना, ये वाला से इसको जोड़ी मिलाना है। ब से क्या है, बंसीधर पांडे। ठीक है, ब से बंसीधर पांडे, और यह प्रथम क्या है, छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार है ना। और मुकुटधर पांडे जी वह कहाँ क्या है, छायावाद के प्रवर्तक थे। छायावाद के प्रथम प्रवर्तक कौन थे, मुकुटधर पांडे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एकदम रट्टा मार लो। जैसे ट्रिक से याद करवा रही हूँ ना वैसे ही आप कर सकते हो। लो ब मुँह लिखना ऊपर में, नीचे में नाक्षा लिखना, फिर ऊपर को नीचे से जोड़ी मिला देना। ठीक है, इस प्रकार का। तो इस प्रकार से यहाँ से लोचन प्रसाद पांडे, लो का मतलब है लोचन प्रसाद पांडे और ना का मतलब है प्रथम नाटककार। ठीक है, और ऊपर में क्या है, बंसीधर पांडे, और नीचे क्या है, प्रथम कहानीकार, और मुंह से क्या है, मुकुटधर पांडे, और नीचे क्या है, छायावाद के प्रवर्तक। यानी कि लोचन प्रसाद पांडे जो है वह प्रथम नाटककार है, बंसीधर पांडे जो है वह प्रथम कहानीकार है, और मुकुटधर पांडे जी है वह प्रथम छायावाद के प्रवर्तक थे। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही पूछता है व्यापम में। तो छायावाद के प्रवर्तक कौन हो गए, मुकुटधर पांडे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गए। चलिए फिर अगले प्रश्न में चलते हैं। सारा चीज़ मैंने आपको छत्तीसगढ़ लोक साहित्य वाले में करवा रखा है ना, इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक देती हूँ ना, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक देती हूँ यहाँ पे देखा कीजिए, और यहाँ पे ऊपर में देखा करिए कि आई बटन बनता है। ठीक है, इस प्रकार से शेप में एक ठो बनता है, वहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे बनता है, तो वहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप उस वीडियो में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी मैं वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ, लिंक प्रोवाइड करती हूँ, सारे आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो सारे वीडियो जरूर से वॉच कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि सारे आपके काम के लिए ही बनाए गए हैं, है ना। देखो, छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति का युवा लड़कों और लड़कियों का मिलन स्थल घोटुल रहा है। ठीक है, तो मिलन स्थल दिया है यहाँ पे। एक्चुअली में यह क्या है, यह शिक्षा ग्रहण करने का स्थान होता है। ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने का स्थान होता है, शिक्षा ग्रहण करने का, लड़के और लड़कियां जहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, घोटुल बोलते हैं। तो यह किस जनजाति का है, हल्बा का है, गोंड का है, माड़िया का है या मुरिया का है। तो कैसे याद करवाया था मैंने, मुरिया एंड देयर घोटुल, ऐसा याद करवाया था ना, अगर आपको याद आ रहा हो तो मुरिया जनजाति का क्या होता है, घोटुल होता है। ठीक है, मुरिया जनजाति के शिक्षा ग्रहण करने के स्थान को क्या कहते हैं, घोटुल कहते हैं। ठीक है, मुरिया एंड देयर घोटुल, ऐसा करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, हल्बा किस में आता है, हल्बा जो है वह सबसे शिक्षित में आता है, सॉरी आर्थिक रूप से संपन्न। ठीक है, आर्थिक रूप से संपन्न जनजाति कौन सी है, हल्बा जनजाति है ना। और सबसे बड़ी जनजाति पूछ दिया तो सबसे बड़ी जनजाति है गोंड है। क्लियर है, माड़िया का आप देखना। और सबसे शिक्षित पूछा तो सबसे शिक्षित पूछ दिया तो क्या आंसर लेना है, उराव को आंसर लेना है। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। चलो, कौन सा लोक नाट्य उत्तर प्रदेश की रासलीला से अधिक प्रभावित है। उत्तर प्रदेश का देखो, उत्तर प्रदेश का क्या फेमस है, उत्तर प्रदेश का फेमस है रासलीला, है ना। उत्तर प्रदेश का रासलीला फेमस है। इसी से प्रभावित होकर हमारे छत्तीसगढ़ में क्या कौन सा लोक नाट्य चलता है, यहाँ पे चलता है गम्मत नहीं चलता, नाचा नहीं है, और चंदई नहीं, गोंदा भी नहीं है, रहस भी नहीं है। एक्चुअली में है क्या, सॉरी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रहस। ठीक है, रासलीला से कौन सा प्रभावित है, रहस प्रभावित है। क्लियर है। और छत्तीसगढ़ की प्रथम लोक नाट्य पूछ दिया तो चंदैनी गोंदा है। ठीक है, प्रथम लोक नाट्य है चंदैनी गेंदा, जिसमें क्या चीज़ का वर्णन है, प्रेम गाथा का वर्णन है। ठीक है, क्या चीज़ का वर्णन है, प्रेम गाथा का वर्णन है। और छत्तीसगढ़ की पहली नाचा पूछ दिया, छत्तीसगढ़ की पहली नाचा पार्टी कौन सी थी, यह भी पूछ सकता है। तो खेली नाचा तो थी, और छत्तीसगढ़ की पहली नाचा पार्टी थी। क्लियर हो गया। गम्मत आपके गांव वगैरह में होते होंगे, आपने देखा होगा, उसको गम्मत कहते हैं ना, जो डांस वगैरह करते हैं और क्या करते हैं, कुछ एक्टिंग वगैरह भी करते हैं, आई थिंक, है ना। तो ये होता है गम्मत। छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा लोकगीत यानी कि छत्तीसगढ़ फोक सॉन्ग प्रेम गीत के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा जो लोकगीत है उसको प्रेम गीत कहते हैं,
जस गीत किसको कहते हैं, सबसे पहले यह बताइए। जस गीत कहते हैं जो माता का भजन वगैरह करते हैं ना, माता का भजन बोल सकते हैं या कोई भी देवता का भजन कर रहे हैं उसको जस गीत कहते हैं, ठीक है। ढोला मारू, ये ढोला मारू क्या होता है देखना आप लोग। भरथरी क्या होता है, भरथरी एक पारंपरिक लोक गाथा है। क्या चीज़ है, पारंपरिक लोक गाथा है ना। और ददरिया, ददरिया क्या है, यही है आपका प्रेम गीत, ठीक है। प्रेम गीत जिसको श्रृंगार गीत भी बोलते हैं, ठीक है, श्रृंगार गीत भी बोलते हैं, मिलन गीत भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रेम गीत, कौन सा, ददरिया। ये बार बार पूछा हुआ है व्यापम के एग्जाम में, है ना। ददरिया को प्रेम गीत बोलते हैं, श्रृंगार गीत भी इसी को बोलते हैं और मिलन गीत भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। ढोला मारू किसको बोलते हैं, ढोला मारू भी एक प्रकार की लोक गाथा है, ठीक है। यह भी एक प्रकार की लोक गाथा है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ददरिया। क्लियर है। चलो अगला प्रश्न देखो। किस नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, यानी कि छत्तीसगढ़ चित्रकूट वाटरफॉल जो है वह किस नदी पर है आपको बताना है। तो ये तो मैंने आपको कई बार रिपीट करवाया है। क्या हो जाएगा आंसर, शंखिनी हो जाएगा, नहीं। सबरी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। गोदावरी होगा क्या, बिल्कुल नहीं। आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी, है ना। चित्रकूट जलप्रपात पर कितनी कौन सी नदी है, इंद्रावती नदी है। क्लियर है। शंखिनी नदी का भी पूछता है, शंखिनी नदी कहाँ पे है, तो डंकिनी, डंकिनी, शंखिनी, है ना। ये दोनों नदियाँ हैं दंतेवाड़ा में। कहाँ पे है, दंतेवाड़ा में है डंकिनी शंखिनी नदी। क्लियर हो गया। गोदावरी नदी का उद्गम पूछता है कभी कभी, तो गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, नासिक से, ठीक है। और गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन सी है, सबरी, इनमें से एक सहायक नदी है, ठीक है। गोदावरी की एक सहायक नदी कौन सी है, सबरी है। क्लियर हो गया। बिलासपुर के निकट कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा है आपको बताना है। बिलासपुर के निकट की बात हो रही है ना। तो बोरई है, सिरगिट्टी है, उरला है या सिलतरा है। तो क्लियर आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिरगिट्टी, ठीक है। बिलासपुर के निकट कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया है, सिरगिट्टी को, ठीक है। यह बिलासपुर के निकट है इसलिए आपको याद रखना है। इस राज्य में किस स्थान पर जनवरी 1922 में आरक्षित जंगल से पेड़ काटकर बेगारी के विरुद्ध अपना क्षोभ प्रकट किया गया था, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, जंगल सत्याग्रह वाला कब हुआ था, जंगल सत्याग्रह ये हुआ था 1922 में। इसी का आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो किस स्थान पर पेड़ काटकर बेगारी के विरुद्ध अपना क्षोभ यानी कि दुख प्रकट किया था आपको बताना है। तो ये वाला प्रश्न भी आ चुका है। छुई खदान है क्या, कांकेर है, सिहावनगरी है या परलकोट है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सिहावनगरी, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिहावनगरी जंगल सत्याग्रह जो होता है उसी को बोल रहा है। और यह कब हुआ था, 1922 में हुआ था। और किसके समय हुआ था पूछ दिया, मतलब 1920 में चालू हुआ था, एक्चुअली 1920 में चालू हुआ था। यह हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान सिहावनगरी में जंगल सत्याग्रह का आरंभ हुआ था, है ना। और इसमें क्या किया था, पेड़ को काटने से बचाया गया था, ठीक है। और इसी के समय क्या हुआ था, गांधी जी का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था ना। पूछता है गांधी जी का छत्तीसगढ़ में आगमन कब हुआ था करके, तो असहयोग आंदोलन के दौरान यानी कि 1920 में उनका आगमन हुआ था। जब यही जंगल सत्याग्रह जो है ना वही चालू हुआ था, तब गांधी जी का आगमन हुआ था। और कब हुआ था उनका आगमन हुआ था, डेट पूछता है 20/12/20 को, ठीक है। यानी कि 20 तारीख को 12वें महीने यानी कि दिसंबर में, और 20 क्या था, 1920 हमारा सन है, ठीक है। तो गांधी जी का आगमन कब हुआ था, 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था, जब जंगल सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था। क्लियर है। और इनके साथ कौन पधारे थे, इनके साथ आए थे मौलाना शौकत अली। कौन आए थे, मौलाना शौकत अली जो है वह गांधी जी के साथ आए थे, ठीक है। कहाँ पे आए थे पूछ दिया, तो सबसे पहले आए थे रायपुर में। कहाँ पे आए थे, रायपुर में आए थे 20 तारीख को। एक दिन रुके थे, फिर कहाँ चले गए, एक दिन रुकने के बाद धमतरी चले गए थे। क्लियर हो गया सारे पॉइंट्स। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है,
व्यापम में पूछता है और पूछ चुका है ना। छत्तीसगढ़ राज्य में ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट के रूप में कैप्टन एगन्यू का महत्वपूर्ण कार्य निम्न में से कौन था? ठीक है, तो एगन्यू की बात हो रही है, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य उनका क्या था? सती प्रथा का उन्मूलन था क्या, कि परगना पद्धति था, ठगी का दमन था, कि राजधानी परिवर्तन था? तो जब भी आपको एगन्यू दिख जाए, कैप्टन एगन्यू, तो यहाँ किस लिए फेमस थे? या इसलिए फेमस थे क्योंकि इन्होंने छत्तीसगढ़ की राजधानी को ही परिवर्तित कर दिया था। क्या किया था? छत्तीसगढ़ की राजधानी को परिवर्तित करने वाले कौन थे? कैप्टन एगन्यू थे। ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने ही क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्या की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इन्होंने क्या किया था? संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। ठीक है, तो यह वाला भी इंपॉर्टेंट है, संवाद कौमुदी करके। ठीक है, कौमुदी है ना। तो राजा राम मोहन ने क्या किया था? सती प्रथा का उन्मूलन किया था। इन्होंने ही किया था ब्रह्म समाज की स्थापना, और संवाद कौमुदी नामक अखबार का संपादन किया था। क्लियर है? देखो अगला प्रश्न देखते हैं फिर। सत्यशोधक का भी पूछता है फ्रेंड्स, सत्यशोधक समाज है ना, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की करके भी पूछता है। तो सत्यशोधक का आंसर क्या हो जाएगा? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था, दयानंद सरस्वती। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। और ज्योतिबा फुले ने क्या किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी पूछ दिया तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स? देखना, छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, आपको बताना है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? ये होता है, देखो, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, है ना। तो इधर कौन सी नदी बहती है आपको बताना है। तो इंद्रावती नदी है क्या? बिल्कुल नहीं। हसदो नदी है क्या? नहीं है। महानदी नहीं है। शिवनाथ नदी नहीं है। एक्चुअली में है कौन सा? एक्चुअली में इधर बहने वाली नदियाँ है गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गोदावरी तो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आंसर क्या लेंगे? आंसर लेंगे इंद्रावती नदी को। क्यों लेंगे? क्योंकि गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती नदी है। ठीक है, और देखो प्रॉपर अगर पश्चिम की ओर बहती कौन सी नदी पूछता तो गोदावरी नदी था, और इंद्रावती नदी क्या होता है, ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे आकर के मिल जाता है। ठीक है, गोदावरी में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में चूंकि गोदावरी नहीं दिया है, इसलिए हम लोग क्या आंसर लेंगे? इंद्रावती नदी को आंसर ले लेंगे। क्लियर हो गया? अगर गोदावरी दिया हो तो गोदावरी को पहले आंसर मार्क करना है ना। राज्य की प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है? तिलहन फसल, दलहन फसल, है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको याद रखना है कि प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है। सरसों है क्या? अलसी है, मूंगफली है, या सोयाबीन है? देखो इसको भी याद रखने का ट्रिक होता है। कौन सा ट्रिक होता है? मैं बहुत कंफ्यूज होती थी पहले, फिर ऐसे छोटे छोटे ट्रिक लगा करके याद करी हूँ, है ना, तभी याद रहता है। तो सो, ठीक है। अब धजसो क्या हो गया है? जैसे कि हमने लोबा मुँह वाला पढ़ा था ना, वैसे यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे। तो धजसो जो है क्या हो जाएगा? देखो ध से है, ये हो जाएगा आपका खाद्यान्न, प्रमुख खाद्यान्न। च है दलहन में आ जाएगा, और सो जो है वह तिलहन में आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे पढ़ेंगे इसको। ध से है धान है ना, ध से धान। छत्तीसगढ़ की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है पूछ दिया, तो क्या लेना है? धान को लेना है। और खा से क्या है? खाद्यान्न है, तो प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी हो गई? धान हो गई। ध मतलब धान। ठीक है, प्रमुख दलहन फसल पूछ दिया, तो प्रमुख दलहन फसल कौन सी है? च से चना है। ठीक है, और देखो
प्रमुख तिलहन फसल, जो कि क्वेश्चन दिया है आपका, तो प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है? सोयाबीन है। क्लियर हो गए सारे? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जैसे हमने लोबा मुंह वाला देखा था वैसे यहाँ पे इसको भी ट्रिक लगाकर याद करेंगे, है ना। हमने क्या ट्रिक लगाया? ध च सो लिख दिया, और ध से है धान, च से है चना, सो से है सोयाबीन है, और नीचे क्या है? खाद्यान्न है, दलहन है और तिलहन है। प्रमुख खाद्यान्न फसल पूछ दिया तो क्या लेना है? धान है। सभी के घर में धान उगता है ना, तो प्रमुख खाद्यान्न फसल हमारी कौन सी हो गई? धान हो गई। और प्रमुख दलहन पूछ दिया तो प्रमुख दलहन फसल कौन सी है? चना है। ठीक है, चना भी ऑलमोस्ट सभी के घर में होता ही है, या किस में आता है? दलहन में आता है। ठीक है, दाल वाले किस्म में आते हैं। प्रमुख तिलहन पूछ दिया तो प्रमुख तिलहन है हमारा सोयाबीन। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? प्रमुख तिलहन फसल हो जाएगा सोयाबीन। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे? इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो, या तो आप एक काम कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट मान लीजिए, बाद में आप जब भी आपको टाइम मिले तब आप नोट कर लेना, या आप कंठस्थ करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके एक बार कंठस्थ कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा खनिज छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं पाया जाता? ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता आपको बताना है। तो देखो, ताम्र अयस्क है, चूना पत्थर है, लौह अयस्क है, या यूरेनियम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए यूरेनियम। ठीक है, ये होना चाहिए, बट बुक के हिसाब से चूना पत्थर दिखा रहा है। ठीक है, एक बार इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स, आप लोग एक बार इसको देख लेना। ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेंटर किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो प्रथम विद्युत उत्पादन जो है वह किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है आपको बताना है। तो फ्रांस है क्या? अमेरिका है, जापान है, या सोवियत संघ है यानी कि रूस है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र जो स्थापित हुआ है वह किसके सहयोग से हुआ है? अमेरिका देश यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से हुआ है। क्लियर है? और रूस क्या करता है? रूस हमारे यानी कि भारत की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। इसी ने क्या किया था? इसी की हेल्प से हमको बीएसपी मिला था, भिलाई स्टील प्लांट मिला था, और क्या मिला था? बाल्को मिला था, है ना। देखा है ना हमने प्रीवियस क्वेश्चंस। तो देखो, और बीएसपी की स्थापना कब करवाया था इसने? बीएसपी की स्थापना करवाए थे 1955 में, और बाल्को की स्थापना कब करवाए थे? 1965 में। बार बार रिपीट करने का उद्देश्य यह होता है फ्रेंड्स, मतलब मेरा उद्देश्य यह है क्योंकि यहाँ सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप अगर यकीन ना हो तो फूड इंस्पेक्टर का, महिला पर्यवेक्षक का, या प्रीवियस किसी भी क्वेश्चन को उठा करके देखना, सारे के सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से ही पूछते हैं ना। तो आपको एक आइडिया देती हूँ मैं कि हाँ इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन देख करके जाना है करके। क्लियर हो गया? तो बीएसपी की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। बाल्को की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। और बीएसपी कहाँ है? बीएसपी है भिलाई में, है ना। भिलाई स्टील प्लांट जिसको बोलते हैं। बाल्को कहाँ है? बाल्को है कोरबा में। क्लियर हो गया? तो रूस भी हमारी बहुत मदद करता है, याद रखना। लेकिन प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र पूछ दिया तो वहाँ हुआ था अमेरिका के सहयोग से स्थापित हुआ था। क्लियर है? देखो अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की नवीन उद्योग नीति यानी कि न्यू स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इम्प्लीमेंट कब से लागू की गई थी? यानी कि छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति जो है वह कब से लागू की गई है आपको बताना है। तो 1 नवंबर 2014, 1 अप्रैल 2014, 1 जुलाई 2015, या 1 नवंबर 2015। अच्छा, इसका तो आंसर ही दिख रहा है ना। तो चलो आंसर दिख गया तो आंसर देख लो फिर। 1 नवंबर 2014 को। ठीक है, नई उद्योग नीति कब से लागू हुई है? 1 नवंबर 2014 को। क्लियर है? देखो अगला प्रश्न, इस राज्य में कौन सी जाति के वन अधिकतर पाए जाते हैं? इस राज्य में कौन सी जाति के वन अधिकतर पाए जाते हैं? सागौन है क्या? साल है, बीजा है, या बांस है? ठीक है, तो इसको कूट वाले प्रश्न में पूछा था अभी शायद ना, प्रयोगशाला के टाइम पे था। तो कैसे दिया था ऑप्शन में? साल व ऑप्शन नंबर 1 था साल व सौगोन, ऐसा था, है ना। सेकेंड ऑप्शन में था सैगोन, और ऐसे करके कुछ बांस वगैरह ऐसा करके दे दिया था ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपको लगाना था। तो यहाँ पे देखो आपको डायरेक्टली, क्योंकि आपका थोड़ा सा वार्ड बॉय का एग्जाम है ना, आपका 8 लेवल मांगेंगे, इसलिए स्कूट वाले प्रश्न नहीं आएंगे, है ना।
तो इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, साल। ठीक है, जहाँ पर भी आपको साल दिखे उसको आंसर टिक करना है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के सबसे वन अधिकतर कौन से है? साल है। और यही क्या है? छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। यही क्या चीज़ है? छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष जो है साल है। इसी को सरई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साल या सरई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था डिटेल में कि छत्तीसगढ़ की जितने भी प्रतीक है उसके बारे में बताया था। प्रतीक कौन कौन से? जैसे कि छत्तीसगढ़ का पेड़ तो हमने देख लिया, राजकीय वृक्ष हमने देख लिया, साल है। राजकीय पक्षी कौन सा देखा था? राजकीय पक्षी देखा था पहाड़ी मैना। ठीक है, राजकीय पक्षी देखा था पहाड़ी मैना। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैना भी दिया रहता है ऑप्शन में या कुछ और भी दिया रहता है, लेकिन आपको क्या लगाना है? पहाड़ी मैना को करेक्ट आंसर मार्क करना है। ठीक है, इसी को हिल मैना भी बोलते हैं ना, पहाड़ी मतलब हिल मैना भी बोलते हैं, ऑप्शन में यह भी रहता है। तो हिल मैना करेक्ट हो जाएगा और पहाड़ी मैना भी करेक्ट है। लेकिन सिर्फ मैना बस दिया हो, सिर्फ मैना अगर ऑप्शन में हो तो इसको मार्क मत करना। हिल मैना को लगा सकते हो या पहाड़ी मैना को भी लगा सकते हो। क्लियर है? और छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु पूछ दिया, तो राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु है वन भैंसा। क्या है? राजकीय पशु है हमारा वन भैंसा। ठीक है, राजकीय पक्षी भी हमने देख लिया, पहाड़ी मैना, पशु भी देख लिया, वन भैंसा। और फूल भी देख लेते हैं। राजकीय फूल है गेंदा। ठीक है, एक सेकेंड, गेंदा। कहीं कहीं पे पलाश को भी आंसर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया रहेगा उसके हिसाब से मैटर करेगा। तो गेंदा है और कहीं कहीं पे पलाश को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और एक चीज़ आपने और देखा था, नहीं मतलब एग्ज़ाम में आया था कि भारत का, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय सब्जी क्या है? भारत का राष्ट्रीय सब्जी क्या है? यह वाला आया था, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? कद्दू था। क्या था? कद्दू। ठीक है, आलू मार्क करके मत आना। ठीक है, आलू मार्क करके नहीं आना। ये हॉस्टल वार्डन में आया था ना, पिछले वर्ष के हॉस्टल वार्डन में पूछा गया था कि भारत की राष्ट्रीय सब्जी को क्या कहते हैं करके। तो आलू सब ने 90% जनता ने क्या लगाया था? आलू को मार्क किया था, क्योंकि आलू जो है वह सभी के घर में बनता ही बनता है ना, कुछ सब्जी बने या ना बने आलू तो रहेगा ही। लेकिन कद्दू, आंसर क्या था इसका? कद्दू था, है ना। इसको भी आप याद रख सकते हैं। भारत का तो आपको ईजी सारे चीज़ पता ही होगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में एक बार रिवाइज करवा रही हूँ फटाफट से। तो राष्ट्रीय पशु बोल दिया तो क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। और क्या हो जाएगा? राजकीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राजकीय वृक्ष पूछा तो बरगद है। याद रखना, पीपल को आंसर मत लेना। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष होता है बरगद, है ना। और कुछ छूट गया क्या? नहीं, बाकी सभी मैंने फिर बता दिए हैं। ठीक है, सभी को याद रखना फ्रेंड्स। हाँ, एक और याद रख लेना आप लोग, जनगण मन, जनगण मन वाला भी पूछता है इसके रचयिता कौन थे करके। तो इसके रचयिता कौन थे? जनगण मन, जो कि हमारा राष्ट्रगान है, इसके रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, और क्या था? जो हमारा वंदे मातरम गीत है, वंदे मातरम, जो कि क्या है? हमारा राष्ट्र गीत है। ठीक है, ये गान होता है। जनगण मन जो है वह राष्ट्र गान है और वंदे मातरम क्या होता है? राष्ट्रीय गीत होता है। तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। और राष्ट्रगान के रचयिता पूछ दिया तो रविंद्रनाथ टैगोर है। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। उम्मीद करती हूँ सारे के सारे प्रश्न आ सकते हैं आपके, ठीक है, एग्जाम में, इसलिए सारे पॉइंट्स को याद रखना। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे विस्तृत यानी कि बड़ा है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गुरु घासीदास, इंद्रावती, कांगेर घाटी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु घासीदास। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान की बात की गई है ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे बड़ा कौन सा है? गुरु घासीदास जी राष्ट्रीय उद्यान जो सबसे बड़ा है। अगर अभ्यारण्य का पूछता तो इसका क्वेश्चन हमने देख रखा है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य होता है तमोर पिंगला। सबसे बड़ा अभ्यारण्य होता है तमोर पिंगला। छोटा पूछ देता तो छोटा क्या देखा था हमने? बादल खोल, है ना। सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? बादल खोल। इसका क्षेत्रफल कितना था? 105 था और इसका कितना था? 605।
5 था, है ना। तो सारे पॉइंट्स को क्लियर रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में यहाँ भी पूछेगा। मनियारी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो मनियारी नदी जो है वह किस नदी की सहायक नदी है? अरपा की है, महानदी की है, इंद्रावती की है कि शिवनाथ की है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। शिवनाथ नदी की सहायक नदी जो है वह मनियारी नदी होती है, ठीक है। मनियारी नदी, अरपा नदी, हाफ नदी, आगर नदी, ध्यान से सुनना, मनियारी, हाफ, आगर, और कौन से होता है एक? खारून नदी, है ना। खारून नदी भी इंद्रावती शिवनाथ की सहायक नदी में गिनती होता है, ठीक है। तो यह एग्जाम में पूछता है नदी वाला एक बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे, है ना। इसका क्वेश्चन मैंने बहुत ही कम करवाया है। किस खनिज का सबसे अधिक भंडार उपलब्ध है? तो किस खनिज का सबसे अधिक भंडार उपलब्ध है? कोयले का, लौह का, बॉक्साइट का या चूना पत्थर का? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोहे का, ठीक है। छत्तीसगढ़ में लोहे का सबसे अधिक भंडार उपलब्ध है, ठीक है। टीना का भंडार हमने कहाँ देखा था? टीना का देखा था दंतेवाड़ा में, है ना। और बॉक्साइट का कहाँ देखा था? बॉक्साइट यानी कि एल्यूमिनियम का देखा था कोरबा, वही बालको प्लांट में, है ना। बालको प्लांट में डिटेल में बताया ना मैंने आपको, यहीं पे देखा था हमने बॉक्साइट को। क्लियर हो गए? किस वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य के ब्रिटिश क्षेत्र को मध्य प्रांतों में समाहित किया गया? आपको बताना है, यानी कि ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांतों में कब समाहित किया गया आपको बताना है। 1830 में किया गया, सन 1818 में किया गया, 1861 में किया गया, 1862 में किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी में ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांतों में समाहित किया गया था। क्लियर हो गया? इस राज्य में वर्तमान में कौन सा प्रशासकीय संभाग विद्यमान नहीं है? ठीक है, वर्तमान में कौन सा प्रशासकीय संभाग नहीं है आपको बताना है, ठीक है। फ्रेंड्स, आपका एग्जाम है परसों, है ना। वार्ड बॉय अवार्ड आया का एग्जाम परसों होने वाला है। तो परीक्षा में जाने से पहले आपको क्या करना है? ड्रेस कोड, ठीक है। व्यापम ने क्या किया है? अपना ड्रेस कोड वगैरह जितना भी है उसको चेंज कर दिया है ना। आपको क्या पहनना है, कौन सा चीज़ पहन के नहीं आना है, जैसे कि जूते वगैरह हो गए, साड़ी में कौन सी साड़ी पहननी है, या आप सूट पहन रहे हैं तो फुल स्लीव्स वाली नहीं पहननी है। ये सारा चीज़ मैंने डिटेल में एक वीडियो बना करके पोस्ट किया है, ठीक है। 1 से 2 दिन पहले का वीडियो देखना, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि व्यापम ने अपना ड्रेस कोड जो है वह चेंज किया है ना। तो आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, कैसा ड्रेस पहन के जाना है, क्योंकि व्यापम का अब ड्रेस कोड हो गया है, ठीक है। आप पहले होता था ना कुछ भी पहन के जा रहे हैं, कान में कुछ भी पहन तो चल रहे तो नहीं, कान में अभी बालियाँ भी नहीं पहन सकते ना, लड़की है तो कान में बाली भी नहीं पहन सकते। तो इस प्रकार से जितने भी मैंने रूल्स रेगुलेशन है सबको उस वीडियो में क्लियरली बताया हुआ है। तो जाने से पहले फ्रेंड्स उस वीडियो को एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ठीक है। पुलिस आरक्षक के समय न्यूज़ भी आया था, आपने सुना भी होगा। एक लड़की थी, वह क्या हुआ था, फुल स्लीव्स पहन करके चली गई थी, ठीक है। फुल स्लीव्स का सूट पहन के चली गई थी, उनको एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया था। फिर उसने क्या किया था, ठेले में जा करके क्या करवाई थी, अपना स्लीव्स कटवा के आई थी, आपने सुना भी होगा। तो क्या हुआ था, उसके बाद उनको परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी, है ना। तो इस प्रकार से अप्रिय घटना फ्रेंड्स आपके साथ कभी भी ना हो, क्योंकि कितना भी शर्मिंदगी महसूस होता है आपको पता ही होगा अगर इस प्रकार की घटना हमारे साथ होती है तो। और डिमोटिवेशन होता है वो अलग होता है, ठीक है। अप्रिय घटना तो है ही, और क्या होता है, इतने सारे जब हम लोग चैलेंजेस फेस करते थे तो डिमोटिवेशन और अलग से हो जाता है। तो परीक्षा में क्या ही लिख लोगे आप, है ना। अगर ऑलरेडी आपका इतना ही पूरा आत्मविश्वास खो चुके होगे भागा दौड़ी के चक्कर में, आप क्या करोगे, परीक्षा में तो कुछ लिख ही नहीं पाओगे। इसीलिए आपको क्या करना है, परीक्षा में जाने से पहले वीडियो को ज़रूर से वॉच कर लेना, ताकि आपको कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, है ना। देखो, ये प्रश्न हम लोग देख रहे थे, तो कौन सा प्रशासकीय संभाग जो है वह वर्तमान में विद्यमान नहीं है आपको बताना है। तो बिलासपुर तो है, रायपुर भी है, सरगुजा भी है, लेकिन कौन सा विद्यमान नहीं है, रायगढ़ जो है वह किसी भी संभाग के रूप में विद्यमान नहीं है ना। वर्तमान की बात हो रही है, तो वर्तमान में रायगढ़ जो है वह किसी भी संभाग का हिस्सा नहीं है। क्लियर है? देखो अगला प्रश्न, कौन सा परिवहन व्यवस्था
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित नहीं की जाती। तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित कौन सी नहीं की जाती? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सड़क परिवहन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सड़क परिवहन जो है वह छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित नहीं होती, यह जो है वह केंद्र शासन संचालित करता है। कौन सा? केंद्र शासन जो है वह सड़क परिवहन का निगरानी करता है। ठीक है, केंद्र का विषय समवर्ती सूची, केंद्र सूची, समवर्ती और राज्य सूची, 3 प्रकार की सूची आपने पढ़ी होगी। तो केंद्र में कौन कौन सी आती है? ध्यान से सुनना ना, बता रही हूँ। सड़क परिवहन आती है, जनगणना आती है। ठीक है, जनगणना जो होता है ना, हर 10 साल में जनगणना होता है, वह किसका विषय है? यह राज्य का विषय नहीं होता, यह जो है वह आपका केंद्र का विषय है। क्लियर है? नागरिकता, किसको नागरिकता देने से? कि आपका आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड जो है वह छत्तीसगढ़ शासन का आधार कार्ड है क्या? बिल्कुल नहीं, वह जो है वह भारत शासन का आधार कार्ड है ना, भारत ने यानी कि सेंट्रल ने जारी किया है आपका आधार कार्ड। तो यह नागरिकता भी क्या है? आपका सेंट्रल का विषय यानी कि केंद्र का विषय है। और कौन सा? टेलीफोन संचार। ठीक है, टेलीफोन संचार भी केंद्र का विषय है। ठीक है, राज्य सूची का एक बार देख लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न फ्रेंड्स अभी जो एग्जाम हुआ था ना प्रयोगशाला परिचारक वाला, उसमें पूछा गया था ना, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो राज्य का विषय कौन कौन सा होता है? राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय थे, उसके बाद अब इसको 61 विषय कर दिया है। ठीक है, और केंद्र में कितने विषय है बोल दिया, तो केंद्र में कितने विषय है? वर्तमान में 100 विषय है। ठीक है, केंद्र में वर्तमान में 100 विषय है, राज्य में वर्तमान में 61 है। राज्य में क्या क्या शामिल है? लोक स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, पशुधन हो गया, यह राज्य में शामिल है। भूमि हो गया, ठीक है, भूमि जो है वह राज्य का विषय है। जैसे कि आपके जिले में होता है पटवारी, है ना, तो वह केंद्र का शासक है क्या? सॉरी, केंद्र का अधिकारी है क्या? नहीं, वह राज्य शासन का, राज्य सरकार का अधिकारी होता है ना। तो ये भूमि जो है वह राज्य का विषय हो गया। रेलवे पुलिस, ये वाला पूछता है, रेलवे पुलिस की बात हो रही है ना, रेलवे की बात नहीं हो रही है, रेलवे पुलिस की बात हो रही है। तो रेलवे पुलिस जो है वह राज्य सूची का विषय होते हैं। क्लियर है? और जनसंख्या, देखो जनगणना जो होता है वह केंद्र का विषय है। जनगणना क्या था? हमने देखा केंद्र का विषय था, लेकिन जनसंख्या, राज्य में कितनी जनसंख्या है, यह किसका विषय होता है? राज्य सूची का विषय होता है। क्लियर है? इसमें कितना है? 61 विषय है और केंद्र में है 100। समवर्ती में मतलब क्या होता है? समवर्ती सूची मतलब होता है राज्य और केंद्र का मिला जुला, समवर्ती। ठीक है, तो समवर्ती सूची का मतलब होता है केंद्र और राज्य का मिला जुला विषय। तो ऐसा विषय किसमें है? अच्छा, इसमें होते हैं 52 विषय है वर्तमान में। ठीक है, इसमें आते हैं समाचार पत्र, ठीक है, समाचार पत्र, और आते हैं जनसंख्या नियंत्रण। ध्यान देना, जनगणना किसका विषय था? केंद्र का विषय था, है ना। जनसंख्या किसका विषय था? राज्य का विषय था। लेकिन जनसंख्या नियंत्रित करना है, हम दो हमारे दो वाला, वह किसका विषय है? समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची मतलब होता है जिसको राज्य सरकार भी नियंत्रित कर सकती है और केंद्र भी नियंत्रित कर सकता है, उसको समवर्ती सूची कहती है ना। और है शिक्षा भी किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, इसमें कितने विषय हो गए? टोटल 52 विषय। रिवाइज करवा रही हूँ फटाफट देखना। केंद्र में कितने विषय हैं? केंद्र में वर्तमान में 100 विषय है, राज्य में वर्तमान में है 61 और समवर्ती में कितने हैं? समवर्ती में है 52 विषय। केंद्र मतलब होता है जो केंद्र सरकार संचालित करती है, जैसे कि आधार कार्ड पर अगर हो गया, नागरिकता, ये सब याद रख सकते हैं। राज्य में होता है जो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के अंतर्गत होता है ना। समवर्ती में क्या होता है? जो दोनों सरकार मिलकर के चलाती है, जैसे कि हमने देख लिया था जनसंख्या नियंत्रण वाला, तो यह होता है समवर्ती का विषय। क्लियर हो गया? इसको एकदम रिवाइज करके जाना फ्रेंड्स। अगर आपको हो सके तो और दूसरा प्रश्न इससे और कर लेना, या कल हो सके तो मैं इसका वीडियो और लेकर के आ जाऊंगी, क्योंकि इसमें से प्रश्न प्रयोगशाला वाले में आया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। अब वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।